गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। हो गई वीकली पावर वॉक? कौन कौन गया था? 1 2 3 बस, बाकी आप लोग नहीं गए? नहीं नहीं, आप लोग नहीं गए थे क्या? अरे जाना था। मुझे तो कितने फोन आ गए, सर क्लास लेट करो लेट करो। मतलब क्लास ही नहीं लेता, लेट की क्या बात है। चलिए स्टार्ट करें। कल नहीं, 2 दिन पहले क्या पढ़ा था हमने? एक्सटर्नलिटी के बारे में पढ़ा था। किसी को डाउट है उस पोर्शन में थोड़ा भी? वैसे आगे का, और अभी आज तो हम जो पढ़ने वाले ना, आपको याद होगा एक्सटर्नलिटी में मैंने गवर्नमेंट इंटरवेंशन से मना किया था कि गवर्नमेंट है ही नहीं, ऐसा अज्यूम कर लो। और अभी तो फिलहाल गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन कल जो हम पार्ट पढ़ेंगे, शायद आज नहीं हो पाएगा इतना, कल के दिन जो हम पार्ट पढ़ेंगे ना, उसके अंदर हम गवर्नमेंट का इंटरवेंशन डालेंगे। ये देखिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बाद क्या होता है। लेकिन गवर्नमेंट इंटरवेंशन पढ़ने के पहले कुछ बेसिक चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी है। 99% आप लोगों को ये चीजें मालूम है, लेकिन आप लोग को जनरल टर्म्स में मालूम है। हाँ जनरली सर ऐसा होता है, लेकिन स्पेसिफिकली उस चीज को क्या बोला जाता है, या इकोनॉमिकली यानी इकोनॉमिक्स में उस चीज को क्या टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमको तो एग्जाम में मार्क्स चाहिए, तो स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज कुछ हम स्पेसिफिक चीजें पढ़ेंगे। इसके अंदर पहले आते हैं पब्लिक गुड्स और आते हैं प्राइवेट गुड्स, और दोनों का डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, अब मुझे एक चीज बात बताओ, पब्लिक गुड्स क्या होता होगा आपके हिसाब से? जिसकी जरूरत सबको पड़ती है, कॉमन है, सबको मिलना भी चाहिए। हाँ, और एकदम सही बोला। मैं क्या बोल रहा हूं, आज जो हम पढ़ने वाले हैं आपको मालूम सब है, लेकिन इस चीज को ये बोलते हैं और उसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या है, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। और हमको मार्क्स चाहिए तो स्पेसिफिक लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, और क्या होता होगा पब्लिक गुड्स? सिर्फ यही कैरेक्टरिस्टिक है कि और भी कुछ होता होगा? जरूरत सबको पड़ती, सबको मिलना चाहिए, एकदम सही बोला, कुछ गलत नहीं बोला। और बस इतना ही कि और भी कुछ? एनीबॉडी? पब्लिक गुड्स अभी स्टार्ट किया, बस ये पब्लिक गुड्स बता रहा था। अच्छा, प्राइवेट गुड्स क्या होता होगा फिर? पब्लिक का अपोजिट होता होगा, ये तो कंफर्म है। तो प्राइवेट गुड्स होता क्या होगा? कुछ ही लोगों की नीड होती है, मतलब बाकी पब्लिक, जनरल पब्लिक को नहीं भी मिले तो चलता। मर्सिडीज कार कुछ ही लोगों की नीड है, यस और नो? गरीब आदमी को नहीं भी मिले तो मर्सिडीज चलता। हेल्थ केयर सर्विस सबको मिलना चाहिए, जरूरी है। एजुकेशन, प्रॉपर फूड, क्लीन वाटर, यस और नो? सबकी जरूरत है, मिलना चाहिए। कुछ गुड्स पब्लिक रहते हैं, कुछ गुड्स प्राइवेट रहते हैं। तो अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट ने किस चीजों पे ध्यान देना चाहिए, पब्लिक के भी प्राइवेट पे? पब्लिक गुड्स पे ध्यान देना चाहिए। रीजन, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करवाना वो गुड्स, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने पब्लिक गुड्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। चलिए, एकदम बराबर। अब एक बार पब्लिक गुड्स के बारे में यहाँ थोड़ा सा दिया है, लेकिन वो ना पढ़ के हम पहले प्राइवेट गुड्स पढ़ेंगे। द डेफिनेशन इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। हम पहले प्राइवेट गुड्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट गुड्स। ठीक है, क्या होता है प्राइवेट गुड्स? प्राइवेट गुड्स refers to those goods that yield utility to people. Anyone who wants to consume them must purchase them. मतलब जिसको भी ये गुड्स चाहिए, प्राइवेट गुड्स, उसको पैसा देके परचेस करना पड़ेगा। लेकिन पब्लिक गुड्स गवर्नमेंट फ्री में भी देती है, यस और नो? ओनर ऑफ प्राइवेट गुड कैन एक्सरसाइज प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स एंड कैन प्रिवेंट अदर फ्रॉम यूजिंग देम और कंज्यूमिंग देम। भैया जिसने पैसा दिया है वो ही यूज करेगा ना, यस और नो? दूसरे को यूज करने देगा क्या वो? बिल्कुल नहीं देगा, वो उसका राइट है। कंजम्पशन ऑफ प्राइवेट गुड्स इज राइवलरस। अंडरलाइन करो इस राइवलरस वर्ड को, अंडरलाइन करो अच्छे से, 2 बार कर लो, 3 बार कर लो। इस वर्ड का मतलब होता है कि अगर एक आदमी कोई चीज का बेनिफिट लेता है तो दूसरे के लिए वो चीज कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक बॉक्स पड़ा है और ये बोतल में पानी पड़ा है, ठीक है? अगर मैं 2 घूंट पी लूंगा, समझ लो जनरल बॉटल है, कोई भी आके इसमें से पानी पी सकता है, तो मैंने अगर 2 घूंट पी लिया तो आप लोगों के लिए 2 घूंट तो कम हो गए। मैंने 3 घूंट पी लिया तो आप लोगों के लिए 3 घूंट कम हो गए। तो ये राइवलरस है। लेकिन मान लो एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें से जो चाहे आके पानी पी सकता है, तो वो राइवलरस रहेगा कि नॉन राइवलरस रहेगा? नॉन राइवलरस, क्योंकि मेरे पानी पीने से कोई बहुत कम तो नहीं हो जाएगा ना पानी, या 100 लोग और पी लेंगे तो पानी कम हो जाएगा क्या? गंगा रिवर पानी पानी है, यस और नो?
तो इसको बोलते हैं राइवलरस वर्ड। राइवलरस मतलब एक आदमी अगर कुछ कंज्यूम कर लेता है तो दूसरे के लिए बेनिफिट या दूसरे के लिए क्वांटिटी कम हो जाती है, इस वर्ड का मतलब ये होता है। ठीक है, और उसके बाद लिखा है वहां पे, दैट इज द परचेस ऑफ कंजम्पशन ऑफ प्राइवेट गुड्स बाय वन इंडिविजुअल प्रिवेंट्स अदर इंडिविजुअल फ्रॉम कंज्यूमिंग इट। या तो प्रिवेंट कर देता है या बेनिफिट कम हो जाता है, दोनों चीजें कवर होती हैं। एक और चीज है, प्राइवेट गुड्स आर एक्सक्लूडेबल। एक्सक्लूडेबल वर्ड भी अंडरलाइन करो। एक्सक्लूडेबल मतलब हम ऐसे कस्टमर को, हम ऐसे कंज्यूमर को एक्सक्लूड कर सकते हैं जो पैसे नहीं दे रहा, जिसकी पैसे देने की हैसियत नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको इलाज कराना है तो जो पैसे देगा उसी का इलाज होगा कि फ्री में भी करवा सकते? नहीं, फ्री में आप नहीं करवा सकते, लोगों को एक्सक्लूड किया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसे एक्सक्लूड करते क्या? चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो इलाज होता है। तो प्राइवेट गुड्स की दो प्रॉपर्टी है, एक है राइवलरस, दूसरा एक्सक्लूडेबल। तो चलो कॉमन सेंस से बताओ, पब्लिक गुड्स की क्या प्रॉपर्टी होंगी? नॉन राइवलरस और नॉन एक्सक्लूडेबल। प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स आर एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ईच अदर, बराबर है। तो ये दो बेसिक प्रॉपर्टी है प्राइवेट गुड्स की, है राइवलरस एंड एक्सक्लूडेबल, और पब्लिक गुड्स की प्रॉपर्टी हो जाएंगी नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। प्राइवेट गुड्स विल बी अवेलेबल टू ओनली दोज पर्सन हु आर विलिंग टू पे फॉर इट। बिल्कुल सही है, जो पैसे देगा उसी को मिलेगा। It is possible to refer to total consumption of private goods as the sum of each individual consumption. Therefore, market demand curve for private goods is obtained by horizontal summation of individual demand curves. हर इंडिविजुअल की डिमांड को ऐड कर दीजिए, आपको टोटल प्राइवेट गुड्स की डिमांड की कितनी क्वांटिटी डिमांडेड हुआ ये मिल जाएगा। All private goods and services can be rejected by consumer if their needs, preference और budget change. इसका मतलब क्या होता है? प्राइवेट गुड्स के लिए पैसे देना पड़ता, तो जो आदमी पैसे दे रहा है वो सब चीज देख के लेगा। अगर उसकी नीड फुलफिल नहीं हो रही, वो जो चाह रहा है वो नहीं मिल रहा, तो वो परचेस करेगा क्या? वो गुड्स नहीं परचेस करेगा। लेकिन पब्लिक गुड्स में ऐसा होता है क्या? प्राइवेट गुड्स के लिए पैसे देने पड़े, पब्लिक के लिए पैसे देने पड़ते हैं क्या? नहीं देने पड़ते। तो जो मिलता हम लेते कि नहीं लेते? जियो का सिम लिया था जब जियो लॉन्च हुआ था, तब जियो वाला फ्री में दे रहा था 6 महीने के लिए, तो सर्विस थोड़ी कम ज्यादा चल रही है, तो भी आपने कुछ सोचते थे क्या? नहीं, फ्री में और क्या देगा। और अगर आज आपके पास कोई सिम है, आप उसके लिए 150 रुपीज पर मंथ डेटा पे कर रहे हो, और अगर डेटा कम ज्यादा चले तो आप क्या करोगे? कस्टमर केयर में फोन करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि आप पे कर रहे हो। ठीक है। एडिशनल रिसोर्स कॉस्ट आर इन्वॉल्व फॉर प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग एडिशनल क्वांटिटी ऑफ प्राइवेट गुड्स। एडिशनल रिसोर्स लगते हैं, एडिशनल कॉस्ट लगती है प्राइवेट गुड्स सप्लाई करने के लिए, बिल्कुल लगती है। Since buyers can be excluded from enjoying the goods if they are not willing or able to pay, consumer will get different amount of goods and service based on their desire and ability and willingness to pay. हर आदमी को तो ये मिलते नहीं है, जो पैसे देगा उसी को मिलते हैं। तो जो कंज्यूमर है, जो पैसे दे रहा है, वो जैसा चाहे अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करवा सकता है, या जैसी सर्विस चाहे ले सकता है। मर्सिडीज कार का ही एग्जांपल ले लो। मर्सिडीज कार की आपको सर्विस करानी है या फिर आपको खरीदनी है, तो वो लोग आपके घर पे आएंगे, आपको डेमो देके जाएंगे, फिर आपके पीछे पड़ जाएंगे, लोन भी सब घर बैठे काम होगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है प्राइवेट गुड्स का फायदा। Therefore, whenever there is inequality in income distribution in the economy, issues of fairness and justice tend to arise with respect to private goods. सीधी बात है, हमारे कंट्री में तो वैसे ही इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है, तो प्राइवेट वाले प्राइवेट गुड्स परचेज करेंगे, जो नॉर्मल गरीब लोग हैं वो तो पब्लिक गुड्स कंज्यूम करेंगे, तो इनइक्वालिटी और बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? और बढ़ने वाली है। ठीक है, नॉर्मली अब चलो एक चीज और बताओ, मार्केट में जो प्रोड्यूसर्स हैं और हमारा जैसा कंट्री जहाँ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बहुत है, कौन से गुड्स प्रोड्यूस करना प्रिफर करेंगे प्रोड्यूसर? प्राइवेट गुड्स की पब्लिक गुड्स? सोच के देखो, वो कौन सा प्रेफर करेंगे? मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल प्राइवेट प्रोड्यूसर क्या प्राइवेट गुड्स प्रोड्यूस करना प्रेफर करेंगे? क्योंकि प्राइवेट गुड्स के पैसे मिलेंगे, और पब्लिक गुड्स के पैसे कौन दे रहा भैया? यस और नो? Most of the goods for produced and consumed in the economy are private goods. Food items, clothing, movie ticket, television, car, houses, etc. are some example of private goods. अब exactly इसका opposite होता है दोस्तों public goods. एक बार देख लेते हैं उसको भी. Public goods yield utility to people and products or goods or service whose consumption is essentially collective in nature.
नो डायरेक्ट पेमेंट बाय कंज्यूमर इज इन्वॉल्व इन केस ऑफ प्योर पब्लिक गुड्स। प्योर पब्लिक को अंडरलाइन करो, पब्लिक गुड्स अलग होता है, प्योर पब्लिक अलग होता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर के लिए। प्योर प्राइवेट भी होता है, प्योर पब्लिक भी होता है, इम्प्योर पब्लिक भी होता है, इम्प्योर प्राइवेट भी होता है। इम्प्योर पब्लिक और इम्प्योर प्राइवेट एक ही चीज है। पब्लिक में अगर इम्प्योरिटी आ गई तो वो इम्प्योर पब्लिक हो गया, प्राइवेट में अगर इम्प्योरिटी आ गई तो वो इम्प्योर प्राइवेट हो गया। लेकिन इम्प्योर प्राइवेट और इम्प्योर पब्लिक एक ही होता है। अभी देखेंगे हम कैसे। Public goods is non-rival in consumption. It means the consumption of public goods by one individual do not reduce the quality or quantity available for other individuals. For example, if you walk in a street light, other person can too walk without reducing the benefit from the street light. आप street light में पढ़ाई भी कर लो या street light में आप चल भी रहे हो, तो आपको जितनी मिलेंगी उतनी दूसरे को मिलेंगी। वहाँ 100 लोग भी खड़े हो जाएंगे तो भी बात वही है। यस और नो? एक आदमी ज्यादा खड़ा हो जाएगा तो स्ट्रीट लाइट की वैल्यू कम हो जाएंगी या उसका उजाला कम हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं रहती है। पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल। हमने दो पढ़ा था, नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। पब्लिक गुड्स रहते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल, मतलब एक दैट इज कंज्यूमर कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंजम्पशन बेनिफिट्स। एग्जांपल, नेशनल डिफेंस वंस प्रोवाइडेड, इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सक्लूड एनीवन विद इन द कंट्री फ्रॉम कंज्यूमिंग एंड बेनिफिटिंग फ्रॉम अदर। अब नेशनल डिफेंस यानी देश की सुरक्षा, पाकिस्तान से जैसे हम लोग बॉर्डर सिक्योरिटी रखी हुई है, बीएसएफ वगैरह, तो ऐसा बोलेंगे क्या आपको देंगे आपको नहीं देंगे नेशनल डिफेंस? ऐसा होता है क्या? सबको एक सरी की प्रोवाइड की जा रही है ना नेशनल डिफेंस, ठीक है? दैट इज यू कैन नॉट एक्सक्लूड। इट इज इनडिविजिबल, आप लोगों में बांट नहीं सकते, ये चीज सबको देना पड़ेगा। दैट इज total amount consumed is same for each individual. A highway and airport, defense, clean air, etc. cannot be consumed in separate units. Public goods are generally more vulnerable to issues such as externality, inadequate property rights and free rider problem. फ्री राइडर प्रॉब्लम मतलब होता है फ्री में कोई चीज मिलती है तो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं कि मिसयूज करते हैं? पक्का है ना? इंडियंस को अगर कोई चीज फ्री में दी जाए तो व्हाट दे डू, दे मिसयूज द प्रोडक्ट। तो ये इसको बोलते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम, क्योंकि जनरली पब्लिक गुड्स फ्री में दिए जाते हैं तो ये मिसयूज होता है। नंबर 1, मोर वल्नरेबल टू एक्सटर्नलिटी। पब्लिक गुड्स आर मोर वल्नरेबल टू एक्सटर्नलिटी। फॉर एग्जांपल, क्लीन एयर, लोग पोल्यूशन करते जाते रिवर में वेस्ट डालते जाते हैं, क्योंकि पब्लिक गुड्स है ना। मेरा प्राइवेट रिवर तो है नहीं, पब्लिक का रिवर है, तो दे आर मोर वल्नरेबल टू एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, अब काम की चीज आती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो हो सकता है एग्जाम में आए, हो सकता है नहीं आए। काम की चीज, पब्लिक गुड्स भी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। तो प्राइवेट को क्या बोलूंगा भैया? राइवल एंड एक्सक्लूडेबल। ठीक है, एक टेबल दिया हुआ है, इसको कैसे पढ़ना है आपको बताता हूं। एक एक बॉक्स देखिए, ठीक है? ये देखो, एक्सक्लूडेबल, राइवलरस, ए, यानी आप राइवलरस भी है और एक्सक्लूडेबल भी है, तो ये ए कौन से गुड्स हो गए? प्राइवेट गुड्स। अब दोनों कंडीशन जब दोस्तों सेटिस्फाई हो जाए ना, 2 ही कंडीशन है, एक राइवलरस का मतलब होता है एक ने अगर फायदा लिया तो दूसरे के लिए नहीं है। जैसे मैंने इसमें से 2 घूंट ले लिए पानी, तो आपके लिए बचा तो है, लेकिन कितना बचा? 2 घूंट कम हो गया। ठीक है, तो राइवलरस का मतलब होता है एक आदमी अगर बेनिफिट ले लेगा तो दूसरे के लिए या तो नहीं बचेगा या कम बचेगा। और एक्सक्लूडेबल मतलब आप किसको देना किसको नहीं आप डिसाइड कर सकते हो, यानी आप जनरल पब्लिक को एक्सक्लूड कर सकते हो, तुमको नहीं दूंगा, तुमको दूंगा, तुमको नहीं दूंगा। यस और नो? इसको बोलते हैं एक्सक्लूडेबल वर्ड मतलब। तो जब एक्सक्लूडेबल भी है चीज और राइवलरस भी है, मतलब वो कौन से गुड्स हो गए? प्राइवेट गुड्स। और दोनों कंडीशन जब एक साथ दोनों भी सेटिस्फाई होती है तो उसको हम बोलते हैं प्योर प्राइवेट गुड्स। इसको प्योर भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, प्राइवेट गुड्स, फूड, क्लोथिंग, कार, एक्सेट्रा। अब बी पे आ जाओ। बी में क्या लिखा है? बी में लिखा है नॉन एक्सक्लूडेबल बट राइवलरस। राइवलरस मतलब एक को देंगे तो दूसरे के लिए बेनिफिट कम हो जाएगा। नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब किसी को आप मना नहीं कर सकते, सबको आने देना पड़ेगा। तो इसका एग्जांपल है, एक फिश पॉन्ड है, मतलब एक बड़ा तालाब है। वो तालाब में अगर एक आदमी, राइवलरस का मतलब होता है एक ने बेनिफिट लिया तो दूसरे को नहीं मिलेगा। तो अगर बहुत सारे लोग आके फिश कैच कर रहे हैं तो फिश का स्टॉक कम होगा कि बढ़ेगा? यानी सुबह अगर 100 लोग आके फिश कैच करके चले गए और दोपहर में 20 लोग आए तो उनके लिए कम बचा कि ज्यादा बचा?
कम बचा तो राइवलरस है। बट आप वो 20 लोगों को मना कर सकते क्या आने से, या और 100 लोग आ गए तो तालाब में मछली पकड़ने से आप मना कर सकते क्या? यू कैन नॉट एक्सक्लूड, क्योंकि इट इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी। आई बात समझ में? तो क्या हुआ, ये नॉन एक्सक्लूडेबल, यानी आप किसी को आने से मना नहीं कर सकते। बट राइवलरस, एक आदमी आ जाएगा तो दूसरे के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे वो गार्डन में जाते तो झूले नहीं रहते, तो जितनी ज्यादा भीड़ बढ़ेगी उतना आपको उतना आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। यस और नो? तो एक आदमी अगर बेनिफिट लेगा तो दूसरे के लिए बेनिफिट कम होगा कि नहीं होगा? यस, बिल्कुल होगा। तीसरा, नॉन राइवलरस। नॉन राइवलरस मतलब एक आदमी ने ले लिया बेनिफिट तो दूसरे के लिए कम नहीं हुआ। और एक्सक्लूडेबल मतलब आप लोगों को एक्सक्लूड कर सकते हो। सिनेमा, आप मूवीज देखने जाते हो तो एक जन बैठे कि 50 जन बैठे, मूवी तो एक जैसी दिखने वाली है ना, कि उसमें कुछ फर्क पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को एक्सक्लूड कर रहे हैं, कैसे? टिकट लगा के। जिसके पास पैसे हैं वो आओ, जिसके पास नहीं है वो बाहर जाओ। ठीक है? सैटेलाइट टेलीविजन, टाटा स्काई वगैरह, 100 लोगों को टाटा स्काई सर्विस दे कि 1000 को दे, आपको बेनिफिट कम हो रहा क्या? नहीं होगा, वो सेम रहेगा। लेकिन टाटा स्काई लोगों को एक्सक्लूड कर सकता है, कैसे? जो पैसे देगा उसको मिलेगा। कई बार वाईफाई पासवर्ड रहता है, यस और नो? तो जिसके पास पासवर्ड रहेगा, पैसे रहेंगे, वो यूज करेंगे। तो ये जो सी और बी है ना दोस्तों, ये दोनों भी इम्प्योर है। सी और बी है ना, ये इम्प्योर है। अच्छा, डी में क्या है? नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलर्स, मतलब ये कौन से हो गए? पब्लिक गुड्स, दैट टू प्योर पब्लिक, क्योंकि दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एग्जाम्पल, नेशनल डिफेंस। समझ आई बात? यानी इसका मतलब ये होता है ए और डी ये प्योर प्योर है। ए है प्योर प्राइवेट गुड्स, डी है प्योर पब्लिक गुड्स, बाकी दोनों भी क्या है दोस्तों? इम्प्योर है। अब ये बी और सी को आप या तो इम्प्योर प्राइवेट बोल दो या आप इम्प्योर पब्लिक बोल दो, क्योंकि कोई ना कोई एक कंडीशन वायलेट हो रही है। आई बात समझ में एवरीबॉडी? जो लोग लेट आए एक बार पढ़ लेना घर जाके, बहुत सिंपल चीज पढ़ाई है, कोई कठिन चीज नहीं पढ़ाई। क्यों? सही है ना, इजी है ना? मैं आज बोल रहा, जो चीज मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं आज के टर्म में, वो सब आपको मालूम है, लेकिन उसको स्पेसिफिकली क्या बोला जाता है ये आप लोगों को नहीं मालूम है। तो आज हमारा इंटेंशन है कि हमारे जो बेस है और जो हमारे मिसकंसेप्शन है वो हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है? वो क्लियर होके कल का पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन के साथ एक्सटर्नलिटी का क्या होता है वो हम देखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम बेसिक्स क्लियर करने वाले हैं। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये प्योर इम्प्योर पे हम लोग आ गए। प्योर इम्प्योर में अभी आपको मैंने क्या बताया था? कोई भी एक कंडीशन अगर वायलेट हो जाए तो या तो वो इम्प्योर हो जाएगा या इम्प्योर पब्लिक हो जाएगा या इम्प्योर प्राइवेट हो जाएगा, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब सबसे पहले हम पता है क्या पढ़ने वाले हैं? इम्प्योर पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स की कंडीशन क्या? दो कंडीशन बोलो ना, नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन राइवलरस मतलब एक आदमी ने अगर बेनिफिट लिया या एक आदमी ने वो चीज कंज्यूम किया तो दूसरे के लिए खत्म या कम नहीं होता। और नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब आपको सबको देना पड़ेगा, आप किसी भी आदमी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, जा तुझे नहीं देते, ऐसा नहीं होता। ठीक है? तो कोई भी एक कंडीशन दोस्तों वॉयलेट होगी तो इम्प्योर हो जाएंगे। अब कई इकोनॉमिस्ट लोगों का ये मानना है, क्या मानना है? वो बोलते हैं कि सर रियल में प्योर पब्लिक गुड्स होते ही नहीं है। रियल में आज की तारीख में प्योर पब्लिक गुड्स होते ही नहीं है, ऐसे कई इकोनॉमिस्ट लोगों का कहना है। क्योंकि आप कोई भी चीज उठा के देख लो, सर जो आदमी पैसा, हर चीज में आजकल पैसा चलता है, थोड़ा भी जो आदमी पैसा ज्यादा देता है ना उसको बेनिफिट जरा पहले मिलता है। आपको मंदिर में भी दर्शन करने जाना है ना, तो जो आदमी पैसा देगा उसको पहले आगे कर देंगे। अगर जो आदमी पैसा देके आगे हो जाता है तो पीछे वालों के लिए बेनिफिट कम होगा कि नहीं होगा? कम कैसे होगा? उनको टाइम ज्यादा लगेगा, उनको टाइम ज्यादा लगेगा। अब इस कोर्ट केसेस को देख लीजिए, कोर्ट में कुछ आदमी पैसे देके अपना काम, अच्छे लॉयर हायर कर लेते हैं, जज को सेट कर लेते हैं और पैसे देके अपना काम जल्दी करवा लेते हैं। तो जो लोग जल्दी काम करवा लेंगे तो पीछे वालों को बैठना पड़ेगा कि नहीं बैठना पड़ेगा? जैसे कोई लाइन, वीआईपी लाइन भी रहती है, अलग अलग लाइंस रहती है ना। मैं अगर वीआईपी लाइन में पैसे देके निकल जाता हूं तो वेट तो पीछे वालों को करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो हर जगह पैसा चलता है आजकल। या मेडिकल कॉलेज में भी आप चले जाओ जहाँ फ्री में भी इलाज होता है, लेकिन आपने अगर पैसे दे दिए तो आपका काम वो पहले कर देंगे। यस और नो? ऐसा होता है कि नहीं प्रैक्टिकली?
तो इसका मतलब तो ये हुआ, अगर पैसा दे के काम होता है तो जो लोग बेचारे फ्री में आए हैं उनको टाइम लगेगा, उनको खाली बैठना पड़ेगा, हो सकता है आज उनका काम नहीं, उनको कल फिर आना पड़े। तो ये फिर प्योर पब्लिक गुड्स कैसे हो गए? ऐसा कई इकोनॉमिस्ट का मानना है। आई बात समझ में? देखते कितनी बात इनकी सही होती है। Many economists are of view that the concept of pure public goods is not observable in real world, since any goods has some elements of rivalness and excludability in it. अब पुलिस में कोई एफआईआर फाइल करने जाता है, पुलिस तो पब्लिक गुड्स है ना, सबकी सुनना चाहिए ना। इन गरीब आदमी का क्या करते हैं वो लोग? मजाक उड़ा के उनको भगा देते, और अमीर आदमी 2-3 हजार देता है तो उसकी एफआईआर पहले लिखते, हाँ कि ना? यस और नो, फैक्ट है कि नहीं? तो ऐसा इकोनॉमिस्ट का बोलना है कि रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। रियल वर्ल्ड में कोई तो भी एलिमेंट राइवलनेस का रहेगा या थोड़ा तो भी एलिमेंट एक्सक्लूडेबिलिटी का रहेगा जो इसको इम्प्योर बना देगा। प्योरिटी की कंडीशन क्या है? 2 ही कंडीशन है, नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। अगर 2 में से एक कंडीशन भी थोड़ी सी वॉयलेट हो गई, थोड़ी सी भी, पूरी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? इम्प्योरिटी आ जाएगी। समझ आई क्या बात? अभी बताया ना, लेट आओ और लेट आओ। राइवलनेस का मतलब होता है कि अगर एक आदमी ये चीज ले लेता है तो दूसरे आदमी के लिए या तो खत्म हो जाएंगी या बेनिफिट कम हो जाएगा। ये बोतल में इतना पानी है, मैं 2 घूंट मार लूंगा, सॉरी 2 घूंट पी लूंगा, तो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? 2 घूंट तो कम हो गए ना, यस और नो? या तो या पूरा पी लिया तो खत्म हो गया, या 2 घूंट कम हो गए, तो ये राइवलनेस हो गया। और एक बड़ा तालाब है, कितना भी कोई पानी पी ले, कम होगा क्या? नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए, तो ऐसे गुड्स को क्या बोलते हैं? इम्प्योर को एक और नाम दिया है हाइब्रिड गुड्स। हाइब्रिड मतलब 2 चीज का मिक्सचर होना। हाइब्रिड गुड्स विच possesses some feature of both public and private goods are called impure public goods। मैंने आपको बोला है या आप इम्प्योर पब्लिक बोल दो या आप इम्प्योर प्राइवेट बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, अब कुछ बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये एग्जाम्पल से क्या आपको साबित हो जाएगा कि हाँ, शायद ये इकोनॉमिस्ट लोग सच्ची बात कर रहे हैं। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेडिकल केयर प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट। लॉ एंड ऑर्डर मेडिकल केयर, बोल। लॉ एंड ऑर्डर मतलब क्या हो गया? आपका जुडिशियरी हो गया, आपका पुलिस हो गया, ये सारी चीजें हो गई। और मेडिकल सर्विस यानी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, ये प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट। क्या लगता है ये लोग प्योर है कि इम्प्योर है? कैसे? दिखते तो प्योर है, लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या है ये? आज की तारीख में इमेजिन करो कि लॉ एंड ऑर्डर सर्विस और ये जो है क्या कहते हैं मेडिकल है, इसका क्या होगा? तो फिर कौन सी कंडीशन वायलेट हो रही है ये भी बताओ। जब आप इम्प्योर बोल रहे हो तो गवर्नमेंट के लिए क्या चाहिए? नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। तो कौन सी कंडीशन वायलेट हो रही? नहीं, एक्सक्लूडेबल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पैसे तो किसी से ले ही नहीं रहे ये लोग, सबको बुला रहे, आप आ सकते हो, आपका काम नहीं होगा। नॉन राइवलरस नहीं, ये राइवलरस हो जाएगा। हाँ, नॉन राइवलरस वाली कंडीशन वायलेट हो रही। राइवलरस है मतलब एक अगर ज्यादा आके बैठ गया तो दूसरे आदमी को कम मिलेगा या लेट मिलेगा। और बोलते ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सुना है कि ये चीज? अब ये आप कोर्ट में चले जाइए, इतने सारे केसेस पेंडिंग है, कुछ लोग पैसे देके अपना केस जल्दी जल्दी क्लियर करवा लेंगे, तो आप लोग को, जो गरीब आदमी है उसको कोर्ट में केस करने से मना करते क्या? नहीं, कोई भी जाके कोई भी सूट फाइल कर सकता है। लेकिन अमीर आदमी अच्छा वकील कर लेता है, जज को सेट कर लेता है, बहुत सारी चीजें वो कर सकता है। तो इस वजह से ये जो बेनिफिट है जस्टिस का, ये बाकी गरीब लोगों के लिए कम हो जाता है और डिले हो जाता है। डिले होना मतलब नहीं मिलना होता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं, वहां लिख लो, लिख लो, आप पढ़ते वक्त ध्यान आएगा, राइवलरस बट नॉन एक्सक्लूडेबल, यानी एक कंडीशन वायलेट हो गई, राइवलरस बट नॉन एक्सक्लूडेबल। हाँ, तो लेकिन ये हुआ क्या? राइवलरस हुआ ना, कंडीशन नॉन राइवलरस वाली वायलेट हुई, लेकिन ये हुआ तो राइवलरस ना। एक आदमी आ जाएगा तो दूसरे को बेनिफिट कम मिलेगा ना। आप समझने में फर्क कर रहे हो, चीज आप समझ गए। मेरा कहना है कंडीशन कौन सी वॉयलेट हुई? नॉन राइवलरस वाली। लेकिन नॉन राइवलरस अगर वॉयलेट होती तो बन क्या जाती है? राइवलरस। तो मैं ये कहना चाहता, ये जो प्रैक्टिकली है, ये इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक कौन से हो जाएंगे? राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। यानी इस पर्टिकुलर एग्जांपल के वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे, ये लिखाना चाह रहा हूं।
चलो ओपन एक्सेस वाईफाई नेटवर्क बोलो। एक्सक्लूडेबल भी कर सकते इसको। पासवर्ड, हाँ लिमिट भी रहती है, नहीं अनलिमिटेड प्लान है समझ लो। ओपन एक्सेस, शताब्दी एक्सेस में आप ट्रेवल कर रहे हैं अनलिमिटेड, तो ये तो दोनों हो गया। देखिए हाँ, तो प्राइवेट सबको मिलेगा ना, तो सब लोग एक साथ डेटा यूज करेंगे तो स्पीड कम नहीं होगी क्या? अरे बात की कैसे बात है भैया, एक ने बेनिफिट लिया तो दूसरे के लिए कम होगा कि नहीं होगा? अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए स्पीड सारी की चलती है, चलो मान लिया, लेकिन लोगों को एक्सक्लूड कर सकते क्या आप? हाँ, जिसने ट्रेन का टिकट लिया उसको पासवर्ड देंगे, जिसने नहीं लिया उसको क्यों देंगे? आपने ट्रेन का टिकट लिया तो आपको पासवर्ड दिया, तो आप यूज कर रहे हैं, किसी ने नहीं लिया तो वो यूज कर सकता है क्या? प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ व्यक्ति जिसने वो ट्रेन का टिकट नहीं लिया, लेकिन वाईफाई तो उसको दिखेगा, लेकिन जैसे ही वो एंटर करेगा पासवर्ड मिलेगा क्या? वो पासवर्ड पूछेगा, उसके पास पासवर्ड है क्या? नहीं है। मतलब आप लोगों को एक्सक्लूड कर सकते हो इसके अंदर, ओपन वाईफाई नेटवर्क में आप लोगों को एक्सक्लूड कर सकते हो। कैसे? पासवर्ड। जो पैसे देगा उसको पासवर्ड देंगे, जो नहीं देगा उसको नहीं देंगे। राइवलर्स मत पकड़ो यहाँ पे, चलो मान लिया आपकी बात, नॉन राइवलर्स ही पकड़ लो इसको कि भैया बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, एक लोग यूज करे चाहे 100 लोग यूज करे, बातें की है, बट जो पैसे देगा, जो ट्रेन में ट्रेवल करेगा उसको पासवर्ड देंगे। सबको दे रहे क्या वाईफाई यूज करने? नहीं दे रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। आप एब्सेंट थे ना पहले 15-20 मिनट, एक बार घर जाके पढ़ना है, क्लास के बाद मेरे से पूछ लेना। देखो दो कंडीशंस है, एक है राइवलरस, एक सॉरी एक नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन राइवल और ये देखो एक बार फिर से बता ही देता हूं, ये लो एक बार ध्यान दो, ठीक है? जो लोग लेटा है एक बार सुन लो, ठीक है? हम पढ़ रहे थे पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स के दो कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों, एक है नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन राइवल वर्ड का मतलब ये होता है कि अगर एक आदमी कोई चीज कंज्यूम कर लेता है, एक आदमी ले लेता है, या उसके जगह 2 आ जाए या 3 आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे के लिए कम नहीं हो जाता। और नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब जितने भी लोग आए आपको सबको देना पड़ेगा, आप किसी को मना नहीं कर सकते। ये दो कंडीशन अगर किसी गुड्स या सर्विसेज में सेटिस्फाई होती है तो उसको हम बोलते हैं प्योर पब्लिक गुड्स, और इसमें से एक भी वॉयलेट हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं इम्प्योर पब्लिक गुड्स। और अगर दोनों भी सेटिस्फाई नहीं होती, यानी राइवल भी है और एक्सक्लूडेबल भी है, तो इसको हम बोलते हैं पब्लिक का अपोजिट, प्योर प्राइवेट गुड्स। पब्लिक का अपोजिट होता प्राइवेट, तो उसको हम बोलेंगे प्योर प्राइवेट। अब ये टेबल देखो, टेबल में जो ए पार्ट है ना, ध्यान दो, ए पार्ट में क्या हो रहा है? एक्सक्लूडेबल भी है और राइवलरस भी है, मतलब ये कौन से गुड्स हो गए? प्योर पब्लिक गुड्स। बी सॉरी प्योर प्राइवेट गुड्स, एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरस, सॉरी राइवलरस। और उसके बाद आता है नॉन एक्सक्लूडेबल और राइवल, मतलब ये हो गए इम्प्योर प्राइवेट या इम्प्योर पब्लिक। तीसरा सी में आता है एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल, मतलब एक ही कंडीशन वॉयलेट हो रही है, यानी या तो इम्प्योर पब्लिक या इम्प्योर प्राइवेट। और डी में नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलर्स, यानी ये कौन से हो गए? प्योर पब्लिक गुड्स। समझ आया? इसी को हम लेके आगे बढ़ रहे थे। यहां पे इम्प्योर पब्लिक गुड्स और प्योर पब्लिक गुड्स की मैं बात कर रहा हूं, यानी मेरा कहना है कि कोई भी एक कंडीशन अगर वॉयलेट हो गई तो वो तो इम्प्योर हो गया। कौन सी कंडीशन? नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल। ये किसकी कंडीशन है? पब्लिक गुड्स की। एक भी वॉयलेट हो गई तो इम्प्योरिटी आ गई। तो मेरा ये कहना है, ये जितने भी एग्जांपल मैंने दिए ना आपको, भले ही आपको ये पब्लिक गुड्स लगेंगे, लेकिन इनमें इम्प्योरिटी है। जैसे अभी हमने पढ़ा लॉ एंड ऑर्डर मेडिकल केयर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, इसमें इम्प्योरिटी है क्या? हाँ। होता क्या है, आप किसी को मना तो नहीं कर सकते मेडिकल कॉलेज में आने से, लेकिन अमीर लोग पैसा देके अपना इलाज पहले करवा लेंगे, तो बेचारे दूसरे लोगों को बैठना पड़ेगा या दूसरे लोगों के लिए वो चीज खत्म हो जाएंगी। आपको याद होगा कुछ साल पहले स्वाइन फ्लू नाम की चीज बहुत फैल गई थी। स्वाइन फ्लू का इलाज सिर्फ मेडिकल कॉलेज में होता था उस समय, प्राइवेट हॉस्पिटल में अलाउड नहीं था स्वाइन फ्लू का इलाज कराना। तो स्वाइन फ्लू तो किसी को भी हो सकता है ना, अमीर को भी हो सकता है, गरीब को भी हो सकता है, बराबर है। अब मेडिकल कॉलेज में अपने पास अनलिमिटेड बेड्स और मेडिसिन है क्या? लिमिटेड है। तो मुझे एक चीज बताओ, अब अमीर आदमी तो आके बेड ऑक्यूपाई जल्दी कर लेगा पहचान लगा के या पैसे दे के, मेडिसिन भी कंज्यूम कर लेगा, गरीब आदमी का क्या? तो हम जो पेपर में पढ़ते हैं ना, इतने लोग मर गए स्वाइन फ्लू से, इतने, एक भी अमीर आदमी नहीं मरा स्वाइन फ्लू से। ये भी जाके एनालिसिस कर लेना, जो भी मरे बेचारे गरीब लोग ही मरे। क्यों? राइवलरस नेचर,
आपने उनको बुला तो लिया इलाज कराने, लेकिन मेडिकल हॉस्पिटल में बेड मिलता है क्या उनको? कहाँ पड़े रहते हैं? कई बार टीवी में दिखाते हैं ना, जमीन पे पड़े रहते हैं। यस और नो? तो आप बुला तो लेते हो, उनको भगा नहीं रहे, लेकिन सर्विस दे रहे क्या? नहीं, क्योंकि अमीर आदमी आके बेड पे बैठ गया, उससे सर्विसेज कंज्यूम कर ली, तो दूसरे के लिए कम हुआ कि नहीं हुआ? आया समझ? मतलब राइवलरस बट नॉन एक्सक्लूडेबल, एक कंडीशन वॉयलेट हो। क्लियर है? अब दूसरे इसमें ओपन एक्सेस वाईफाई नेटवर्क, कोई भी वाईफाई यूज करे, हर आदमी यूज कर सकता है इंटरनेट। यानी एक ने इन्होंने लिया तो उसके लिए बेनिफिट कम हो जाएगा कि दूसरे के लिए नहीं, थोड़ी स्पीड रिड्यूस होंगी, लेकिन सबको फायदा मिलेगा। लेकिन आप सबको आप एक्सक्लूड कर सकते लोगों को, हाँ, जो पैसा देगा उसी को आप पासवर्ड दोगे, जो पैसा नहीं देगा उसको आप पासवर्ड नहीं दोगे। मतलब ये कौन सा हो गया? नॉन राइवलरस बट एक्सक्लूडेबल। लिख लो वहां पे, नॉन राइवलरस बट एक्सक्लूडेबल। केबल टेलीविजन क्या होगा? केबल टेलीविजन मतलब ये टाटा स्काई वगैरह, मैं टाटा स्काई लू या आप सब लोग कनेक्शन लगा लो, तो मेरे लिए आपके लिए बेनिफिट कम हो जाएगा क्या? नहीं। नॉन राइवलरस मतलब बट एक्सक्लूडेबल, जो आदमी रिचार्ज कराएगा उसको यूज करने मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा, बाकी सिर्फ दूरदर्शन देखो। ठीक है? एडमिशन टू सिनेमा, स्विमिंग पूल, म्यूजिक कंसर्ट एक्सेट्रा, बोलो नॉन राइवलर्स रहेगा। यानी कि सिनेमा में 100 लोग बैठे कि 10 लोग बैठे, पिक्चर का मजा तो उतना ही आना है ना, लेकिन जो टिकट देगा उसको बिठाएंगे। जनता लोग बिठाएंगे कि जनता जनार्दन को? नहीं, बिल्कुल नहीं। टोल बूथ, टोल टैक्स पे करते ना रोड पे जाने के लिए, तो एक कार जाए कि 100 कार जाए, कुछ फर्क पड़ता है कि रोड को? आप लोग कितनी भी कार ले जा सकते हैं ना, आपकी मर्जी है। तो आपको रोड थोड़ा अच्छा मिल जाएगा, दूसरे को खराब मिलेगा, ऐसा होता क्या? या रोड खत्म हो जाएगा कार ज्यादा जाएंगी तो? नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो टोल टैक्स देगा उसको वो अच्छे रास्ते से जाने मिलेगा, जो नहीं देगा उसको नहीं मिलेगा। तो कौन सा हुआ ये? नॉन एक्सक्लूड, मतलब सॉरी एक्सक्लूडेबल, आप लोगों को एक्सक्लूड कर सकते हो। तो मुझे बताओ ये क्यों कर रही गवर्नमेंट ये सब? ये क्यों हो रहा है ऐसा? आप लोगों को पैसे जो देगा उसको आगे बढ़ा रहे हो, जो पैसे नहीं दे उसको नहीं दे रहे हो, क्यों ऐसा? व्हाई? व्हाट्स द रीजन? अमीर आदमी को बेनिफिट दे रहे, ये तो मुझे भी मालूम है, इसके अलावा क्या रीजन क्या हो सकते हो? क्या बोले? फिर से बोलो। कुछ कुछ तो पब्लिक सेक्टर के लिए भी छोड़ना पड़ेगा ना। यस सर, सब कुछ गवर्नमेंट कर लेंगी तो पब्लिक सेक्टर क्या करेगा? अब किसके? नहीं, वो चीज अलग हो गई, मैं वो सवाल नहीं पूछ रहा। सब्स्टिट्यूट्स है वो विषय अलग है, मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा। मेरा ये कहना है क्यों इसको नॉन एक्सक्लूडेबल बना, सॉरी क्यों इसको नॉन राइवलर्स बनाया जा रहा है? क्यों वो कंडीशन वायलेट हो रही है? क्यों एक्सक्लूड किया जा रहा है? सॉरी, क्यों एक्सक्लूड किया जा रहा है टिकट्स लगा के, ये लगा के? अगर मान लो थोड़ी देर के लिए टोल बूथ पे या सिनेमा पे टिकट नहीं रहे तो होगा क्या? जस्ट इमेजिन द सीन, कोई भी आके बैठ जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो जिस लोगों को मिलना चाहिए उसको मिलेगा क्या? और एक चीज हमेशा याद रखना, वी आर इंडियंस, और हमारी एक आदत है, कोई चीज अगर हमको फ्री में मिलती है तो हम उसका यूज नहीं करते, हम उसका मिसयूज करते हैं। और इसी कंसेप्ट को बोलते हैं, नए कंसेप्ट पे आ रहे हैं अब हम, इसको बोलते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर, आप कोई तो भी इसमें जाइए, क्या कहते हैं, अम्यूजमेंट पार्क में, कुछ राइड्स फ्री रहते हैं, कुछ राइड्स चार्जेबल रहते हैं। लाइन कहां पे रहेंगी? फ्री वाले राइड्स में लाइन रहेंगी ना, चार्जेबल वाले में भीड़ रहेंगी क्या? नहीं रहेंगी। सिंपल। वाई? एक बार लगेंगे, फिर से घूम के आएंगे, और लगेंगे, फिर से और आएंगे। यस और नो? और फ्री में कोई चीज मिलता है तो एक बार लाइन से निकल के फिर से लाइन में लगते हैं। यस और नो? वाई? बिकॉज इंडियंस हैव द हैबिट। फ्री राइडर प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पब्लिक गुड्स के लिए हमारे कंट्री में। गवर्नमेंट देती तो है, अभी तेजस नाम की ट्रेन आई थी, तेजस ट्रेन आई थी आज से 1-2 साल पहले, अभी भी चल रही है। जब उसका इनॉग्रेशन होने वाला था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उसके एक दिन पहले लोगों ने उसके कांच पे पत्थर मार दिया। क्यों मारा? बस मजा आ गया, मार दिया। ठीक है? और जिस दिन पहले बार लोगों ने ट्रेवल किया और उसके बाद वो ट्रेन का जो वीडियो बन के आया है,
इट वॉज सो हॉरिबल। जो ईयरफोन्स थे वो निकाल के ले गए सब, किसी ने कहीं पे थूक दिया, सिगरेट कर दिया, सीट खराब कर दी, और यानी क्या क्या नहीं किया उसके साथ, वो ट्रेन के साथ। और इसीलिए हमारे कंट्री में रेलवे के अंदर जो टॉयलेट्स रहते हैं ना, उसमें भी जो मग रहता है उसको भी चेन से बांधना पड़ता है। रेलवे के बाथरूम में गए कि नहीं कभी? वो मग जो रहता है वो चेन से बांधना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फ्री हमारे कुछ छोड़ते नहीं ना। एक्चुअली वी डोंट डिजर्व ऑल दिस लग्जरीज, हम डिजर्व ही नहीं करते। अब वो क्या सोच रहे, हमने 2000 का टिकट लिया मतलब ये ईयरफोन हमारा है, ये सीट हमारी है। अरे भैया आपने रेंट पे लिया है, ये आपकी चीज नहीं हो गई, तो क्या गवर्नमेंट आपको कोई चीज दे? फ्री राइडर प्रॉब्लम, कोई भी चीज फ्री में मिले मतलब उसका मिसयूज होना तय है। आज इलेक्ट्रिसिटी बोल दो फ्री में दे दे गवर्नमेंट, तो क्या करोगे आप? मिसयूज करोगे। पेट्रोल के रेट कम कर दे, क्या करोगे आप? मिसयूज करोगे। यहां से आज अगर मैं आपको बोल देता हूँ, डिक्लेयर कर देता हूँ, कल से पेट्रोल 40 रुपए में मिलेगा, गवर्नमेंट ही डिक्लेयर कर देते, आप क्या करोगे? मिसयूज करोगे, जबरदस्ती घूमने जाओगे। यहां से आप अरे पेट्रोल का मिसयूज नहीं करोगे? अरे आप नहीं करोगे, जो आदमी साइकिल पे जा रहा है वो गाड़ी खरीद लेगा और फिर वो उसका मिसयूज करेगा। मिसयूज जाने क्या होता है, जैसे आपको मान लीजिए थोड़ी सी दूर में जाना है और अगर आप पैदल जाते हो तो भी आप गाड़ी लेके जाओगे और जबरदस्ती सिग्नल पे गाड़ी चालू रखोगे। यस और नो? सस्ते में कोई चीज मिलती है तो उसकी डिमांड बढ़ती कि नहीं बढ़ती? प्राइस गोज डाउन, डिमांड गोज अप। सुना होगा इकोनॉमिक्स में, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। और पेट्रोल के रेट अभी 200 कर दे तो क्या करोगे? कंजम्पशन कम कर देंगे सर, कोशिश करेंगे बचाने की। यस और नो? फ्री राइडर प्रॉब्लम पे हम लोग आते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सक्लूजन फ्रॉम यूज ऑफ इम्प्योर पब्लिक गुड्स हैज टू इम्प्लीकेशन। अगर आप ऐसे पब्लिक गुड्स को एक्सक्लूड कर देते हो लोगों को, तो इसके दो फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा, इम्प्योर फ्री राइडर प्रॉब्लम नहीं रहेगी। The possibility of exclusion from use of impure public goods has two implications. There is no free rider problem. Hence, the impure public goods may be provided either by market or by government at a price or a fee. Since the goods are excludable, market can provide a price mechanism for it. जैसे ये ऊपर सारी चीज़ों में जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे, इनमें प्राइवेट वाले लोग भी मौजूद है और पब्लिक यानी गवर्नमेंट भी मौजूद है। सेकेंड है, the provider of impure public goods, either market or government, may be able to control the degree of congestion. डिग्री ऑफ कंजेशन मतलब जैसे वाईफाई पासवर्ड सबको नहीं दे रहे तो कंजेशन कम होगा ट्रैफिक का। आप टोल बूथ में टोल टैक्स लगा के सबको जाने नहीं दे रहे रोडवे, मतलब ट्रैफिक कंजेशन कम होगा। तो ये सब चीज़ों से कंजेशन कम होता है। सिनेमा में भी 100 लोगों की कैपेसिटी है तो 100 ही लोग बैठ सकते हैं, और फ्री में रहता तो क्या होता? जस्ट इमेजिन, सीट पे तो लोग बैठे ही रहते प्लस जमीन पे भी बैठ जाते। जैसे कई बार ट्रेन फ्री में जाती है तो लोग कैसे बैठते हैं? सीट पे 3 की जगह 6 बैठते हैं, जमीन पे बैठते हैं, खड़े रह के जाते, ट्रेन के ऊपर भी बैठ जाते हैं। स्लीपर क्लास में या जनरल डब्बा देखा है कभी ट्रेन का? उसमें कैसे बैठते हैं? एसी 3 टियर या एसी 2 टियर में ऐसे बैठ सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो प्योर रिजर्व क्लास है। रेलवे का ही एग्जांपल ले लो, सबसे बेस्ट। कुछ डब्बों में एक्सक्लूडेबल कर दिया लोगों को, कुछ डब्बों में एक्सक्लूडेबल नहीं किया। लेकिन जहां एक्सक्लूडेबल नहीं किया है, सब आ जाओ, वहां पे एक आदमी अगर ज्यादा आ जाता है तो दूसरे के लिए बेनिफिट कम हो जाता है। लेकिन जहां एक्सक्लूड किया है वहां पे राइवलरस नहीं रहता, मतलब एक आदमी आ जाए तो दूसरे के लिए बेनिफिट कम नहीं होता, क्योंकि 6 लोगों की कैपेसिटी है तो 6 ही बिठाएंगे। आई बात समझ में? नहीं, ऐसा बोल नहीं सकते आप। नॉन एक्सक्लूडेबल नेशनल डिफेंस पकड़ लो ना, देश की सुरक्षा। अब पाकिस्तान से आप किसी आपको कम दे रहे, इनको ज्यादा दे रहे, ऐसा हो रहा क्या? या ये और पैदा हो गए तो मतलब कल कोई एक बच्चा और पैदा हो जाता है तो आपकी सुरक्षा कम हो जाएगी क्या? सॉरी, ये अगर कोई और पैदा नया हो जाता है बच्चे तो आपकी सुरक्षा कम हो जाएगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सबको सेम सिक्योरिटी दी जा रही है। उसके बाद भी बम गिरेगा, कहाँ गिरेगा बता नहीं सकते। ठीक है। The provider of impure public goods, either market or government, may be able to control the degree of congestion by regulating the number of people who may use it, the frequency with which it may be used, or both. Classification थोड़ा सा
क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्लब गुड्स और वेरिएबल यूज पब्लिक गुड्स। लेकिन ये किस चीज का क्लासिफिकेशन है दोस्तों? ये है आपके इम्प्योर पब्लिक गुड्स का क्लासिफिकेशन। इम्प्योर पब्लिक गुड्स मतलब कोई तो भी एक कंडीशन वायलेट हो गई, इसलिए वो क्या बन गया? इम्प्योर। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार। क्लब गुड्स का मतलब क्या? क्लब गुड्स मतलब कोई, मतलब आप नहीं दोगे तो आपके जैसे दूसरे देने वाले बहुत हैं। सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं, मतलब अगर आप नहीं दोगे तो आपके जैसे दूसरे देने वाले बहुत हैं। अभी आप कौन? आप मतलब या तो प्राइवेट वाला भी हो सकता है या गवर्नमेंट भी हो सकती है। आई बात समझ में? प्राइवेट वाला भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकती है। मैं रेलवेज बोलता हूं, आप नहीं दोगे तो आपके जैसे देने वाले बहुत है। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि रेलवे गवर्नमेंट के अलावा कोई दे सकता है क्या? नहीं। मैं एयर इंडिया की बात करता हूँ, एयरलाइंस की, आप नहीं दोगे तो आपके जैसे देने वाले बहुत है, तो बात सही है? हाँ, इंडियन एयरलाइंस नहीं देंगी या एयर इंडिया मुझे सर्विस नहीं दे तो देने वाले बहुत पड़े। ठीक है, चलिए। स्विमिंग पूल, इंटरनेट, बीएसएनएल नहीं देगा तो बीएसएनएल के अलावा और बहुत है कि नहीं है? बहुत सारे हैं। इसको बोलते हैं क्लब गुड्स। यानी एक आदमी अगर आपको देने से मना कर रहा है, चलो मैं तुम्हारे को नहीं देता, तुमको एक्सक्लूड करता हूं, तो भैया ठीक है, नहीं दे रहा ना, बहुत सारे हैं, मैं कहीं और से ले लूंगा। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? इसका अपोजिट हो गया वेरिएबल यूज पब्लिक गुड्स। यानी अगर गवर्नमेंट ने देने से मना कर दिया तो दूसरा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। आई बात समझ में? गवर्नमेंट ने अगर मना कर दिया तो आप, या किसी और ने, एक पर्टिकुलर पर्सन ने मना कर दिया तो दूसरा ऑप्शन नहीं है। यानी एक नहीं देगा तो आपको उसको हाथ जोड़ के ही लेना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। आई बात समझ में? देखते हैं क्या होता है। दीज गुड्स, पहले क्लब गुड्स की बात करते हैं। दीज गुड्स आर रेप्लीकेबल। रेप्लीकेबल मतलब एक जैसे बहुत मिलते हैं। एक रेप्लीकेबल मतलब एक जैसे सेम बहुत मिल जाएंगे आपको, देने वाले भी और लेने वाले भी। सो इंडिविजुअल्स हु आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम वन फैसिलिटी मे गेट सिमिलर सर्विस फ्रॉम इक्विवेलेंट प्रोवाइडर। फॉर एग्जांपल इंटरनेट, स्विमिंग पूल, फिटनेस सेंटर्स एक्सेट्रा। एवीज फिटनेस सेंटर ने आपको मना कर दिया तो तलवलकर जिम चले जाओ, उसने मना कर दिया तो दूसरे के पास चले जाओ। एक ही है क्या? बहुत सारे, देयर आर एन नंबर ऑफ जिम्स। ठीक है। अब वेरिएबल यूज पब्लिक गुड्स क्या होता है? इसका अपोजिट। These are नॉन रेप्लीकेबल गुड्स, मतलब ये जो दे रहा है वो ही दे सकता है, दूसरा आदमी आपको नहीं दे सकता। There is no equivalent provider for similar service. They can be excluded but non-excludable. They can be excludable or non-excludable. Example: facilities such as road, bridges, etc. Some people can be discouraged from using it frequently by making them pay for its consumption. It is to control its usage and avoid congestion. इसका मतलब क्या हुआ? रोड ब्रिजेस आपको कौन दे सकता है? उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है आपके पास? नहीं। अब गवर्नमेंट इस पे क्या लगा देती है? टोल टैक्स लगा देती है। तो कुछ लोगों को यूज करने के लिए मना कर रहे हैं आप। कैसे? कि भैया जो पैसे देगा उसको अंदर जाने देंगे, जो पैसे नहीं देगा उसको नहीं जाने देंगे। तो इससे क्या होता है? कंजेशन ट्रैफिक का कम होता है। लेकिन आपने एक चीज देखा होगा, टोल टैक्स के अंदर गवर्नमेंट व्हीकल्स, बसेस, एम्बुलेंस और आपका ये टू व्हीलर्स, साइकिल वाला, इन सबको फ्री में जाने दिया जाता है। हाँ, इनसे टोल टैक्स नहीं लिया जाता, नहीं लेते। पहले ही गरीब है, क्या करेंगे बेचारे। और जो बाकी जितने भी कार, व्हीकल्स ये सब जाएंगे उन सबसे टोल टैक्स लिया जाता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं कॉजी पब्लिक गुड। कॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है? जस्ट लाइक, मिक्स्ड। मिक्स्ड बोल सकते हैं, मतलब दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें, प्राइवेट के भी और पब्लिक के भी। कॉजी पब्लिक गुड्स में दोस्तों हम एक बेस्ट एग्जांपल लेने वाले हैं। इसको हम सेकंड अप्रोच भी बोल सकते हैं। यहां लिख लो आप बाजू में, इसको हम बोलते हैं सेकंड अप्रोच। किस चीज की? टू क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्योर पब्लिक गुड्स। इम्प्योर पब्लिक गुड्स का क्लासिफिकेशन की सेकंड अप्रोच भी बोल सकते हैं। इसमें हम लोग दोस्तों एग्जाम्पल लेंगे, दो बेस्ट एग्जाम्पल, एजुकेशन और हेल्थ केयर। दो एग्जाम्पल हम लेंगे। क्या एजुकेशन और हेल्थ केयर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? होना क्या चाहिए और है क्या? नॉन राइवलरस होना चाहिए, मतलब एक आदमी को मिल रहा है तो दूसरे के लिए बेनिफिट कम नहीं होना चाहिए, और नॉन एक्सक्लूडेबल भी होना चाहिए, जो आ रहा उसको ये सर्विसेज दो। हाँ कि ना?
तो मतलब ये कौन से गुड्स होने चाहिए? प्योर पब्लिक गुड्स होना चाहिए। बट हम इंडिया की बात करेंगे और हमारे कंट्री में ये प्योर पब्लिक है कि इम्प्योर पब्लिक है? इम्प्योर है। दोनों भी कंडीशन वायलेट होती है, लेकिन हर जगह दोनों कंडीशन वायलेट होती क्या? नहीं, हर जगह नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम एक्सक्लूड थोड़ी करते हैं, हम तो सबको आने देते हैं। वो बात अलग है, एक कंडीशन हम वायलेट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन आने तो सबको देते हैं ना, ठीक है। इसीलिए इस दो एग्जाम्पल को हम क्वाजी पब्लिक गुड्स बोलते हैं, मिक्स्ड गुड्स बोलते हैं, ठीक है। मीनिंग तो आप समझ ही गए होंगे। मैं एग्जाम्पल पे आता हूं। सबसे पहले एजुकेशन और हेल्थ केयर आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्वाजी पब्लिक गुड्स। बेस्ट एग्जाम्पल है। एजुकेशन क्या होता है समझता है सबको, और हेल्थ केयर क्या होता है सबको समझता है। दोनों सेक्टर में गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और प्राइवेट वाले भी इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट फेल करती है हमको ये सर्विस बराबर प्रोवाइड करने के लिए, इसीलिए तो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट बने ना, नहीं तो क्यों बनते? यस और नो? हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कम है, इसीलिए ये प्राइवेट लोग पैदा हुए। एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विस आर सब कॉमन एग्जांपल्स ऑफ क्वाजी पब्लिक गुड्स। एजुकेशन improves the individual's earning potential benefit, but at the same time it may lead to other public benefits. Example, facilitate basic research, creating non-rival excludable knowledge of information, public goods. Improvement in decision making behavior, creation of better society, public benefit. ये चीजें क्या है? पढ़े लिखे आदमी होने का बेनिफिट है। और हेल्थ केयर, हेल्थ केयर तो सबकी अच्छी रहना ही चाहिए, डेफिनेटली। Inoculation to prevent contagious disease creates a public benefit to the individual, but also an external benefit since it reduces the chances of other persons getting infected by him. एक आदमी अगर हेल्दी रहता है तो आजू बाजू वाले सब हेल्दी रहेंगे, क्योंकि कई सारी डिसीजेस कौन सी होती है? कम्युनिकेबल डिसीज होती है। एक आदमी अगर बीमार होता है तो बाकी लोगों को भी बीमार कर दी जाती है। वो बोलते हैं ना, आंख आ जाती है हमको, कई बार आंख लाल हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? गॉगल लगा लेते हैं। वाई? कि भाई हम तो इन्फेक्टेड है, दूसरा आदमी इन्फेक्टेड नहीं हो। अगर वो गॉगल नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? सारे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। यस और नो? तो अब मुझे ये बताओ, अब आप हेल्थ केयर और एजुकेशन में लोगों को एक्सक्लूड कर सकते हो क्या इंडिया जैसे कंट्री में? गवर्नमेंट तो नहीं करती, लेकिन प्राइवेट वाले करते क्या? बिल्कुल करते। हमारे कंट्री में एक्सक्लूड कर किया जा रहा है लोगों को। तो क्या ये एक्सक्लूड करना सही है? नहीं, अरे नहीं है भैया, सच्ची नहीं है। एक्सक्लूडेबल तो आप करते हैं, बट इट इज डिजायरेबल, यानी सबको हेल्थ केयर सर्विस और एजुकेशन सर्विस मिलना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने आयुष्मान योजना लेके आए। आयुष्मान योजना में क्या है? जो भी आदमी बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको 5 लाख रुपए तक का इलाज, चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, उसमें करवाना पड़ेगा। मतलब प्राइवेट वालों को करके देना पड़ेगा उनका इलाज। अगर उनके पास बीपीएल कार्ड है और आयुष्मान वाली सर्टिफिकेट है तो वो प्राइवेट वालों को उनका इलाज करके देना पड़ेगा। तो इलाज प्राइवेट वाले फ्री में करेंगे क्या? नहीं, उनको जो भी बिल होगा गवर्नमेंट पैसा देंगी। फ्री में नहीं मांग रहे हम आपसे। आप लोगों ने एक और सुना होगा, सोनिया गांधी ने एक काम बहुत अच्छा किया था। जितने भी एजुकेशन से, ये तो हेल्थ केयर का बता दिया मैंने, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां पे 25% सीट्स आर रिजर्व फॉर बीपीएल कार्ड होल्डर्स। मालूम है क्या आपको? नहीं मालूम? 25% सीट्स आर रिजर्व फॉर बीपीएल कार्ड होल्डर्स। अब ये कैसे पता? ये आरटीआई से पता चलता है। आरटीआई ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये सोनिया गांधी जी ने 2014 के पहले ये अच्छा काम करके चले गए। लेकिन होता क्या है, ज्यादातर गरीब लोगों को ये चीज मालूम ही नहीं है। ज्यादातर गरीब लोगों को ये चीज नहीं मालूम। लेकिन अब जैसे मुझे मालूम है, तो मतलब मेरा एक एम्प्लॉई है, एक्स एम्प्लॉई, उसकी बेटी थी छोटी, तो उसकी बेटी को मतलब उनको हर आदमी ये चाहता है मेरी बच्ची अच्छे स्कूल में पढ़े, तो उसकी इच्छा थी भवंस में एडमिशन करवाने की। अब भवंस में आजकल क्या होता है? लकी ड्रॉ सिस्टम है, जिसकी सीट निकली उसका एडमिशन। बाकी बहुत ज्यादा अगर आपकी पहचान है तो आपको एडमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या बोला, एक ऑनलाइन प्रोसीजर है ये, लेकिन गरीब लोगों को नहीं समझता। व्हाट आई डिड, मैंने उसका ऑनलाइन फाइल कर दिया। बीपीएल कार्ड होल्डर था वो, बीपीएल नंबर डाल दिया और ऑनलाइन सेंट्रलाइज दिल्ली से ये रेगुलेट होता है, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन चला गया। उसके बाद होता क्या पता है? जो नागपुर में स्कूल्स है, जैसे मैंने भवंस प्रेफरेंस लिया, भारतीय विद्या भवन, तो वहां से भवंस को लिस्ट जाएंगी, हर भवन स्कूल को। मान लीजिए भवन स्कूल के पास 100 सीटें हैं, तो 25 बच्चों के नाम जाएंगे उनके पास। कितने बच्चों के? 25 बच्चों के हर ब्रांच में, कि ये बच्चों को आपको लेना है।
फीस कौन देगा? गवर्नमेंट देंगी, बिल्कुल पूरे पैसे। आपसे नहीं मांग रहे हम पैसे, हम प्राइवेट से पैसे नहीं मांग रहे। तो प्राइवेट वालों को देने में क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए क्या? नहीं, फिर भी नहीं देते। अब सुनो हुआ क्या। अब आप एक कंडीशन और रहती है कि मैंने जैसे बीपीएल नंबर लिख के आपको भेज तो दिया, तो भवंस वाले को ये सही में जाके वहां देखना पड़ेगा कि ये आदमी सही में गरीब है क्या, सही में झोपड़ी में रहता है क्या, सही में इसके यहाँ बिजली पानी नहीं है क्या, या बहुत नॉमिनल ये सही में नौकरी कर रहा है क्या, ये सही में बीपीएल है क्या, ये जाके देखना पड़ेगा। अब वो लोग इतने बदमाश रहते हैं, वो क्या करते हैं, गरीब आदमी को ना दे ऐसा काम की कोशिश करते हैं। उससे ऐसे ऐसे सवाल करेंगे, ये डॉक्यूमेंट ला, वो डॉक्यूमेंट ला, तो वो बेचारा हाथ जोड़ लेता है, ठीक है भैया नहीं चाहिए एडमिशन। बट इस केस में तो मैं साथ में था, जितने भी वो सवाल पूछ रहा था मेरे पास हर चीज का जवाब था, ठीक है ना, मेरे को सब मालूम है क्या रूल्स है क्या रेगुलेशन है, तो उसका मैंने एडमिशन करवा के दिया। और वो अब कुछ तो लेना ही पड़ेगा ना इनको, तो 25 में से वो सिर्फ 2 या 3 बच्चे लेते हैं जो पेरेंट्स पीछे ही पड़ जाते हैं कि नहीं देना ही पड़ेगा, या थोड़े से ज्यादा होशियार रहते हैं। बचे 23-24 का क्या करेंगे, मैनेजमेंट कोटा में वो सीट अलोकेट कर देंगे। और गवर्नमेंट को क्या लिख के भेजेंगे कि सर ये जो 23 बच्चे थे ना, ये ब्यूरो पॉवर्टी लाइन है ही नहीं, इनके यहाँ तो बाइक है, इनके यहाँ तो ये है, इनके यहाँ तो वो है, ये क्राइटेरिया में बैठ नहीं रहे थे। अब गवर्नमेंट क्या कर लेंगी, कुछ कर सकती है क्या? नहीं। अगेन एप्लीकेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट की स्कीम बराबर अप्लाई नहीं होती, लोगों को उतना समझता नहीं। अब देखिए एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट किया है, और ये हेल्थ केयर के लिए भी गवर्नमेंट ने किया है। क्यों? क्योंकि दीज गुड्स में आप लोगों को एक्सक्लूड कर रहे हो, बट इट इज डिजायरेबल, सबको मिलना चाहिए। अगले पॉइंट में वही लिखा हुआ है, एक्सक्लूडेबल बट डिजायरेबल। अब इसके अंदर कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है गुड्स? ये हेल्थ केयर और प्राइवेट, ये हेल्थ केयर और एजुकेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? सिर्फ गवर्नमेंट की प्राइवेट वाले भी प्रोवाइड कर रहे हैं? बोथ, गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है और प्राइवेट वाले भी प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर भी इन गुड्स का मार्केट हमेशा इनकम्प्लीट रहता है। आप देख लो, हॉस्पिटल की अभी भी कमी है, अच्छे स्कूल कॉलेजेस की अभी भी कमी है, बराबर है। मार्केट एंड गवर्नमेंट प्रोविजन लिखा है वहां पे, द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्चुअली इनफाइनाइट बेनिफिट्स एंड एबिलिटी टू चार्ज प्राइस रिजल्ट इन सम क्वाजी पब्लिक गुड्स बीइंग सोल्ड through market and others being provided by government. However, market for quasi-public goods are considered to be incomplete market, and their lack of provision by free market would be considered as inefficiency and market failure. अब ये दोस्तों market failure क्या होता है, ये हम लोग पता है कब पढ़ने वाले हैं? ये हम पढ़ेंगे, एक सेकेंड, ये आपको दिख रहा है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर। 3rd यूनिट के अंदर हम ये चीज पढ़ने वाले कि भैया ये मार्केट फेलियर होता क्या है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आया क्वाजी पब्लिक गुड्स, हाँ कि ना? अब आगे हम आते हैं कॉमन एक्सेस रिसोर्सेस। कॉमन एक्सेस रिसोर्सेस मतलब सब आ सकते, जनता के लिए खुले हुए, कॉमन एक्सेस, कोई भी आके एक्सेस कर सकता है। कोई पब्लिक पार्क रहता है, कोई भी आ सकता है उसमें। पब्लिक पार्क नहीं रहता, आप जाते नहीं, वो चीज अलग है, लेकिन कोई भी जा तो सकता है ना, जा सकता है। लेकिन अगर टिकट लगा दिए तो एक्सक्लूडेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हो गए? कॉमन एक्सेस रिसोर्स, आप किसी को एक्सक्लूड कर सकते हो क्या? किसी को भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते, जिसकी इच्छा है वो आ जाएगा, तो यानी कौन सा हो गया? नॉन एक्सक्लूडेबल। लेकिन राइवलरस, एक आदमी आ जाएगा तो दूसरे के लिए जगह कम हो जाएंगी। कॉमन एक्सेस रिसोर्सेज में यही होता है कि नहीं होता है? फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है, देखो एक बात बताता हूं, चलो पहले मीनिंग समझ लो। These are both rival and non-excludable, generally available free of charge. Rival यानी their consumption by one person lessens the benefit available for others. Non-excludable मतलब people cannot be excluded from using this, for using them. Example: forest resources, minerals, oil and natural gas deposit in nature, fisheries, common pastures, rivers, sea backwaters, earth's atmosphere, public roads, public park. समझ में आई एग्जाम्पल? यानी एक आदमी अगर, जैसे क्रूड ऑयल कम होते जा रहा है,
हर आदमी ग्राउंड वाटर यूज करते जा रहा है, तो कम होते जा रहा है कि नहीं हो रहा है? ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाते जा रहा है, मालूम होगा ये आपको। जिस हिसाब से हम वाटर यूज कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाते जा रहा है, एक ना एक दिन तो खत्म होगा कि नहीं होगा पानी, ठीक है? तो जिस हिसाब से आप कंज्यूम कर रहे हो, एक ना एक दिन खत्म होगा। दैट मीन्स एक आदमी यूज कर ले तो दूसरे के लिए बेनिफिट कम हो जाएगा, लेकिन हम किसी को यूज करने से मना कर सकते क्या? नहीं मना कर सकते। अब पोल्यूशन बहुत लोग करते हैं, जैसे चाइनीज ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, चाइना में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। आपने कार्बन क्रेडिट के बारे में सुना है? कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट क्या होता है? हाँ, पोल्यूशन कम करेंगे, बराबर है। हर कंट्री को, सिंपल टर्म से बता देता हूं, हर कंट्री को जगह के हिसाब से या पॉपुलेशन के हिसाब से एक लिमिट अलाउड है, आप इतना कार्बन एमिट कर सकते हो, CO2 एमिशन कर सकते हो। उससे ज्यादा किया तो यू हैव टू पे पेनल्टीज। अब इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जितना हमको अलाउड है हम उससे कम करते हैं, और चाइना को जितना अलाउड है उससे ज्यादा करता है। तो एक काम कर लो, हमारे पास क्रेडिट पड़ा है, हम वो चाइना को ट्रांसफर करते हैं CO2 एमिशन, उसके बदले में हमको पैसा मिल जाता है, ठीक है? इसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट। अब चाइना मान लो थोड़ी देर के लिए UN की बात नहीं सुनता है, नहीं मैं तो करूंगा ही, मैं तो प्रोडक्शन करूंगा, CO2 एमिशन करूंगा, तो इससे ओजोन लेयर डिप्लीट होंगी, हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर खराब होगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है? तो आप चाइना को रोक सकते क्या? है किसी में हिम्मत चाइना को रोकने की? है किसी में, किसी कंट्री में हिम्मत है चाइना को रोकने की? कल ही न्यूज आई, ताइवान से अमेरिका की डील हुई है वो सप्लाई करने की, आर्म्स एंड एम्यूनिशन। तो चाइना ने ऑब्जेक्ट कर दिया कि अगर आपने इनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर यानी आपको भुगतना पड़ेगा। अब सोचो, वो चाइना अमेरिका को आग दिखा रहा है, दैट मीन्स चाइना इज मोर पावरफुल। अमेरिका के पास अगर मिसाइल है चाइना तक पहुंचने के, तो चाइना के पास भी मिसाइल है अमेरिका तक जाने के, ठीक है? इसीलिए ऐसे मतलब चाइना से कोई भी कंट्री चाइना से पंगा नहीं लेता, ठीक है? चलिए, तो ये इसके अंदर एक और लिखा है, डिप्लीशन एंड क्विक डिग्रेडेशन। ये सारी चीजें का अगर मिसयूज होगा, ये इतनी सारी चीजों का, तो डिप्लीशन यानी कम होना, खराब होना, और क्विक डिग्रेडेशन यानी खत्म हो जाना। प्राइस मैकेनिज्म डज नॉट अप्लाई टू कॉमन रिसोर्सेज। ये रोड को यूज करने के लिए आप प्राइस मैकेनिज्म नहीं लगा सकते। सो प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स डू नॉट पे फॉर दीज रिसोर्सेज एंड thus may overuse them and cause their depletion and degradation. This creates threat to sustainability of these resources and also the availability of common access resources for future generation. This problem of overuse to the disadvantage of entire world is described by term tragedy of commons. Tragedy of common मतलब common access resources की ये tragedy रहती है। अगर इनको छोड़ दिया जाए तो ये vulnerable है। vulnerable मतलब कोई भी इनको access करता है, प्लस इनका मिस यूज किया जाता है। सीधी सी बात है, फ्री में मिलता है तो हम यूज करते हैं कि मिस यूज करते हैं? हम मिस यूज करते हैं, ठीक है? तो ग्लोबल पब्लिक गुड्स क्या हो गए? ग्लोबल पब्लिक गुड्स मतलब जो WHO ने, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आपका ये वर्ल्ड बैंक, इन्होंने क्लासिफाई किया है, उसको बोलते हैं ग्लोबल पब्लिक गुड्स। यानी इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि भैया इन गुड्स को पब्लिक गुड्स रहना चाहिए। तो कौन से आइडेंटिफाई किया? देखिए, WHO ने दो कैटेगरी बनाई है, एक है फाइनल पब्लिक गुड्स और एक है इंटरमीडिएट पब्लिक गुड्स। फाइनल मतलब एकदम एंड पे, और इंटरमीडिएट मतलब बीच में ही उसको कुछ तो भी रोक लो। फाइनल पब्लिक गुड्स का एग्जांपल होता है विच आर आउटकम, फाइनली रिजल्ट इन आउटकम। एग्जांपल पोलियो इरेडिकेशन। पोलियो इरेडिकेशन हो चुका है हमारे कंट्री में, वी हैव कंप्लीटली इरेडिकेटेड पोलियो। तो इसके लिए क्या किया था? वैक्सीन दे रहे थे हम, ठीक है? तो इसको बोलते हैं फाइनल पब्लिक गुड्स। यानी ये वैक्सीन जो हम दे रहे हैं बच्चों को, ये वैक्सीन देने से हमको फाइनल आउटपुट क्या मिलने वाला है? हमारा कंट्री पोलियो फ्री हो जाएगा। तो ये पब्लिक गुड्स ही है ये वैक्सीन, इसीलिए इसको फ्री में दिया जा रहा है। तो इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट होता है दोस्तों क्रॉस बॉर्डर। क्रॉस बॉर्डर मतलब हम लोग कम्युनिकेबल डिसीज ना हो इसको रोको। तो कम्युनिकेबल डिसीज ना हो अगर हम उसके वैक्सीनेशन देंगे तो आदमी उस डिसीज से मतलब इन्फेक्टेड नहीं होगा। अगर वो डिसीज से इन्फेक्ट नहीं होगा तो दूसरों को भी इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। आई बात समझ? मैं रिपीट करता हूं, जैसे स्वाइन फ्लू है। स्वाइन फ्लू अगर एक आदमी को होता है
तो 4-5 जो भी उसके आसपास बैठते हैं सबको स्वाइन फ्लू हो जाएगा, क्योंकि वो कौन सी डिसीज है, कम्युनिकेबल। अब यहाँ पे अगर कोई वैक्सीन तैयार होता है और मैं अगर वो वैक्सीन ले लेता हूँ तो मुझे स्वाइन फ्लू होगा क्या, नहीं होगा। अब मुझे भी नहीं होगा तो मैं इंटरमीडिएट हूँ, मैं फाइनली बाकी लोगों को भी कम्युनिकेबल होने से, स्वाइन फ्लू से पीड़ित होने से बचा लूंगा। आई बात समझ में? तो इसको उन्होंने नाम दिया है इंटरमीडिएट। तो जितनी भी वैक्सीनेशन कुछ रहती है जो प्रिवेंट करती है वो होती है इंटरमीडिएट। Intermediate public goods which contribute to the provision of final goods. Example, international health regulation aimed at stopping the cross-border movement of communicable disease and reducing cross-border health risk. Cross-border मतलब एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर। जब अमेरिका पे 9/11 वाले अटैक हुए थे, 11 सितंबर को एक अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, सुना होगा आप लोगों ने, उसामा बिन लादेन वाला। उस समय तो आप बच्चे होंगे। उस समय अमेरिका में जैसे ही अटैक हुआ था एक डिसीज फैल गई थी जिसको बोलते हैं एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स डिसीज नाम की एक डिसीज फैल गई थी, ये पाउडर से फैलती थी, ये टेररिस्ट वाले लोगों ने किया था। और ज्यादातर ये डिसीज में हो क्या रहा था, पोस्ट के अंदर, पोस्ट एक एनवलप में वो एंथ्रैक्स पाउडर डाल देते थे जिससे आदमी, और ये कम्युनिकेबल डिसीज थी। तो जैसे ही वो लोग घर पे पोस्ट आता था आप क्या करते हो, खोल देते हो, और खोलते बराबर वो पाउडर आपको लग जाता था और आप एंथ्रैक्स से इन्फेक्टेड हो जाते थे। सबसे ज्यादा पोस्टमैन और जितने भी लोग थे पूरे अमेरिका में ये डिसीज फैल गई। और इट इज उस वक्त इसका इलाज नहीं था, कई लोग मरे भी थे, लेकिन अमेरिका है उन्होंने बहुत जल्दी इसका इलाज ढूंढ लिया और एंटीडोट बना के लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसको बोलते क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। वो अब पाकिस्तान में जो ओसामा बिन लादेन वगैरह के पास था वो उन्होंने वहां पे पहुंचा दिया। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से क्या हो सकता है वो भी लिखा हुआ है। एनवायरमेंटल कॉमन मतलब एनवायरमेंट का ध्यान रखना, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब चीजें। सेकंड इज कम्युनिकेबल डिसीज, HIV, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा। इंटरनेशनल ट्रेड भी इन्होंने डाला है कि ये भी पब्लिक गुड्स है, ऐसा इनका कहना है। इंटरनेशनल फाइनेंस, आर्किटेक्चर एंड ग्लोबल नॉलेज फॉर डेवलपमेंट, ये सब चीजों को इन्होंने ग्लोबल पब्लिक गुड्स में डाला है, ये 5 एरियाज को अब इन्होंने डाला है। ठीक है, इनके डालने से क्या होता है, कुछ नहीं होता, कोई नहीं सुनता इनकी, इनके इन्होंने डाला है। ठीक है, कोई बात नहीं, डाला तो डालने दो। फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। फ्री राइडर मतलब फ्री में मिला, यानी कोई आपको बेनिफिट मिल रहा विदाउट पेइंग, पैसे नहीं देने पड़ रहे। फ्री राइडिंग इज द बेनिफिट फ्रॉम द एक्शन with other without paying. Free rider is a consumer or producer who do not pay for non-exclusive goods in the expectations that other will pay for it. अब मुझे बताओ फ्री राइडर में किसी ना किसी को तो पे करना पड़ता है कि नहीं, किसको करना पड़ता है, गवर्नमेंट को। आपको कोई चीज फ्री में दी जा रही है, जैसे मिड डे मील स्कीम चल रही है स्कूल में, एजुकेशन फ्री में दिया जा रहा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हेल्थ सर्विस फ्री में दी जा रही, तो गवर्नमेंट को तो पैसे लग रहे कि नहीं लग रहे, लेकिन लोगों को फ्री में दी जा रही है और किसी को भी एक्सक्लूड नहीं कर रहे, जिसको आना है वो आके इलाज करवा सकता है। सिंपल सी बात है, नॉन एक्सक्लूसिव। ठीक है, लेकिन किसी ना किसी को तो फ्री में दी जा रही है। अब आप सोचो इनका प्रॉब्लम, ये मार्केट फेल होंगे कि पास हो जाएंगे, ये चीज की हमेशा शॉर्टेज रहेंगी कि अबंडेंट रहेगा, शॉर्टेज रहेगी। फ्री में मिल रहा तो पहले खत्म होती ना कोई भी चीज, यस और नो। पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल एक्सेप्ट इन फ्यू सिचुएशंस, सो कंज्यूमर कैन टेक एडवांटेज ऑफ पब्लिक गुड्स विदाउट कंट्रीब्यूटिंग सफिशिएंटली टू देयर प्रोडक्शन, यानी पैसे ही नहीं दे रहे, फ्री में ले रहे। If goods cannot be excluded from the benefit of public goods, there is no incentive for people who pay for it because they can consume it without paying for it. अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई चीज आप फ्री में कंज्यूम कर सकते हैं तो आपके पास कितने भी पैसे हो, आप पैसे दोगे क्या उस चीज के, नहीं देंगे। क्यों देंगे, बिकॉज आई कैन कंज्यूम इट फॉर फ्री। जब मैं कोई चीज फ्री में कंज्यूम कर सकता हूं देन व्हाई शुड आई पे फॉर इट, सिंपल सी बात है। इफ एवरी इंडिविजुअल प्लेज द सेम स्ट्रेटेजी ऑफ फ्री राइडिंग, हर आदमी अगर ऐसे ही सोचेगा तो प्राइवेट वाले तो कभी ये चीजें प्रोवाइड करेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें तो प्रॉफिट है ही नहीं। गवर्नमेंट भी करने से, गवर्नमेंट के भी फंड्स कभी ना कभी तो खत्म होंगे कि नहीं होंगे, यस और नो। वही लिखा हुआ है, इफ एवरी इंडिविजुअल प्लेज द सेम स्ट्रेटेजी ऑफ फ्री राइडिंग द स्ट्रेटेजी विल फेल बिकॉज नोबडी इज विलिंग टू पे एंड देयरफॉर नथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय द मार्केट, देन फ्री राइड फॉर एनीवन बिकम्स, फॉर एवरीवन, सॉरी एनीवन की जगह भाई एवरीवन होना चाहिए, एवरीवन वुड बिकम इम्पॉसिबल, कई लोगों के लिए ये चीज इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा,
अब इसका इंपैक्ट क्या होगा? प्राइवेट वाले ये गुड्स प्रोवाइड करेंगे? प्राइवेट वाले क्यों? अरे भाई फ्री में देना है तो प्राइवेट वाले देंगे क्या कभी? उनको प्रॉफिट ही नहीं होगा, बिकॉज दीज मार्केट ऑफ दीज टाइप ऑफ गुड्स लैक सफिशिएंट प्रॉफिट। और जिस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता प्राइवेट वाले उसको लेते क्या? नहीं लेते। एयर इंडिया को कोई खरीद रहा क्या? नहीं खरीद रहा, क्योंकि एयर इंडिया में गवर्नमेंट ने ऐसी कंडीशंस डाली है कि जो भी उसको लेगा उसको लॉस ही होने वाला है। ठीक है। No public goods will be provided in private market. This is because if individuals make no offer to pay for public goods, then profit maximizing firms will not produce them. And second, private market will seriously underproduce public goods even though these goods provide valuable service to the society. अब underproduce करने से क्या मिलेगा? underproduce करने से लोग इसके पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक समय में पानी फ्री में मिलता था, आज पानी के आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि पानी बहुत महंगा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे डिप्लीट होता जाएगा पानी के पैसे लगते जाएंगे। चलिए ठीक है, अब इसका इंपैक्ट क्या होता है ऑन मार्केट फेलियर? पब्लिक गुड्स का मार्केट फेलियर कैसे हो जाता है वो हम देखते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी और रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स ड्यू टू फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री में लोग मिसयूज करते हैं, इसलिए या तो लेस अवेलेबल होते या नॉन अवेलेबल होते हमको। सेकेंड, इनकम्प्लीट मार्केट फॉर क्वाजी पब्लिक गुड्स। क्वाजी मतलब मिक्स्ड। कौन से थे हमने एग्जांपल देखा था? हेल्थ केयर और एजुकेशन। इसके मार्केट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट। और ट्रेजेडी ऑफ कॉमन मतलब कॉमन एक्सेस रिसोर्सेज को ओवर यूज किया जाता है। ओवर यूज ऑफ कॉमन एक्सेस रिसोर्सेज, ये कारण है पब्लिक गुड्स का मार्केट फेलियर पे इंपैक्ट। अच्छा, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन समझता है आपको क्या होता है? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मतलब अधूरी जानकारी। मैं आपको पूरा नहीं पढ़ाऊं, कुछ आधा पढ़ा के छोड़ दो, तो एग्जाम में अगर आ गया तो आप क्या करोगे? गाली दोगे मेरे नाम से, सर ने पढ़ाया नहीं और क्या। और पूरा पढ़ा दिया, आपके बुक में भी लिखा हुआ है, और एग्जाम में आया तो हमारी गलती है यार, हमने पढ़े नहीं थे। है कि ना? सीधी सी बात है ना। ठीक है। अब दोस्तों, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मार्केट रिलेटेड पता है क्या होती है? मार्केट में दो लोग रहते हैं, एक बायर रहता है, एक सेलर रहता है। या तो सेलर बायर को इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा, या बायर सेलर को इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा। दोनों चीजें हो सकती है। बताता हूं कैसे। आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराया, चलो सेलर आ गया समझ में। हेल्थ इंश्योरेंस कराया और वो आपसे पूछता है आपको ये डिसीज है क्या, ये डिसीज है क्या, आपका मेडिकल टेस्ट होता है मालूम है, और आप झूठी रिपोर्ट बनवा लेते हो। यानी बायर ने सेलर को इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दिया ताकि मुझे प्रीमियम कम आए और कवरेज ज्यादा से ज्यादा मिले। अब समझ आया? दोनों चीज होती है, आइदर बायर सेलर को इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा, या सेलर बायर को करता है। ये तो कॉमन है, लेकिन बायर भी सेलर को कई बार बेवकूफ बनाता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसे मार्केट्स में क्या होगा? ऐसे मार्केट्स में क्या होगा? इनकम्प्लीट रहेंगे, इम्परफेक्ट रहेंगे? हाँ बिल्कुल इम्परफेक्ट रहेंगे। देखते हैं एक बार। पहले इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन क्या होता है ये एक बार पढ़ लेते हैं। सिंपल चीज है और एग्जांपल तो और भी सिंपल है। परफेक्ट इंफॉर्मेशन इन कॉम्पिटिटिव मार्केट इंप्लाइज दैट बोथ बायर एंड सेलर्स have complete information about anything that may influence their decision making. However, in real market, this condition is not satisfied due to various reasons. कौन-कौन से reason है? The nature of some products and service tends to be highly complex. अब डॉक्टर मान लीजिए आपको हार्ट सर्जरी करवानी है, तो इंफॉर्मेशन किसको है? आपको है कि डॉक्टर को है? आपको कहाँ है? हार्ट सर्जरी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है आपको। डॉक्टर ने अगर आपको बोल दिया नहीं ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, दो चार मेडिकल टर्म्स चिपका दिए, तो आप क्या बोलोगे? सर आपको जो करना है करो, हमारे XYZ जो भी है इनको बचा लीजिए। हाँ कि ना? तो डॉक्टर ने इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का फायदा उठाया। एक मूवी आई थी गब्बर इज बैक, उसमें वो हॉस्पिटल वाला सीन था। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, पेशेंट के पास इंफॉर्मेशन है क्या मेडिकल की? नहीं, तो डॉक्टर्स ने उसका नाजायज फायदा उठाया कि नहीं उठाया? समझ आई बात? ये पहली प्रॉब्लम। दूसरी, सम इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू लेट। टू लेट मतलब मैं कोई चीज खरीदने जा रहा हूं, मान लीजिए मैं बॉटल खरीद रहा हूं, या मैंने ये फोन खरीदा। ये फोन खरीदने के बाद मुझे पता चला Amazon पे तो 4000 रुपए और सस्ता मिल रहा था।
तो क्या हुआ, अब वो इंफॉर्मेशन मेरे काम की रही क्या? नहीं। लेकिन अगर मेरे खरीदने के दुकान वाले को पैसे देने के पहले मुझे मेरा फ्रेंड आके बता देता, अबे रुक, अमेजोन के ऊपर 4,000 रुपए सस्ता मिल रहा है, तो क्या मेरा डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाता? यस, मैं वो भैया नहीं चाहिए और अमेजोन से बुक कर देता। मतलब एनी इंफॉर्मेशन इफ प्रोवाइडेड ऑन टाइम कैन इन्फ्लुएंस माई डिसीजन मेकिंग। एनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन टाइम कैन इन्फ्लुएंस माई डिसीजन मेकिंग, तो वो कंप्लीट हो गई। लेकिन एनी इंफॉर्मेशन इफ नॉट प्रोवाइडेड ऑन टाइम, अगर टाइम पे मिल जाती तो मेरा डिसीजन बदल जाता, तो ऐसी इंफॉर्मेशन मेरे लिए कौन सी हो गई? इनकम्प्लीट। 4,000 महंगा ले लिया मैंने मेरा मोबाइल, अब बाद में वो दुकानदार के पास वापस जाके बोल सकता क्या? नहीं। बोलोगे तो क्या होगा? भगा देगा दुकान से बाहर, सिंपल सी बात। आई बात समझ में? थर्ड इज people have inaccurate or incomplete data, thus make potentially wrong choices or wrong decision. people को मालूम है, समझ ले किसी को मालूम है इससे बेस्ट क्वालिटी का डस्टर मिलता ही नहीं है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि इससे बेस्ट क्वालिटी भी अवेलेबल है, यानी उसके पास इनकम्प्लीट डेटा है। तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, गलत चीज खरीदने में आ जाएंगे। दुकानदार तो यही बोलेगा ना, मैडम इससे बढ़िया नहीं मिलता, उसके पास नहीं होगा तो वो यही बोलेगा। आई बात समझ में? तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के फायदे होते कि नुकसान होते हैं? सिंपल सी बात है सर, नुकसान ही होंगे। या तो बायर का नुकसान होगा या सेलर का नुकसान होगा। ठीक है, इसके अंदर 3 चीजें आती है, 3 पॉइंट हमको पढ़ना है। एक है असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। अच्छा एक चीज बताओ, मैं आप लोगों ने ये बताया बायर का नुकसान होगा या सेलर का होगा, मैं बोलता हूं जनरल पब्लिक का भी नुकसान हो सकता है। आर यू कन्विंस्ड विथ मी? कैसे? एग्जाम्पल दो फिर। सर बोल रहे तो सही चाहूंगा। हाँ, किसने बताया? बताया तो कब बताया था? इंटर में, फाउंडेशन में बताया था क्या? इंश्योरेंस प्रीमियम। मुझे एक चीज बताओ, आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हो या हेल्थ तो चलो जान, तो हेल्थ की बात नहीं करते साला, फिर आप लोग को बार बार बीमारी का फीलिंग आएंगी। कार इंश्योरेंस की बात करते हैं। समझ लो आप सबके पास एक कार है और कार इंश्योरेंस आप लोग करवा लेते हो। अब आपकी कार इफ डैमेज हो जाती है तो क्या होगा? कुछ नहीं, इंश्योरेंस क्लेम करेंगे सर। तो ऐसे केसेस में होता क्या है? किसी ने कार इंश्योरेंस कभी क्लेम किया है? एनीबॉडी जो प्रैक्टिकली सिचुएशन से गुजरा हुआ है? क्या होता है उसके अंदर? आपकी कार है, सामने से बोनट थोड़ा सा डैमेज है, उसमें स्क्रैच आए हुए थे पहले से ही, एक हेडलाइट के अंदर खराब थी हेडलाइट, और आपने कार डिवाइडर को ठोक दी, और डिवाइडर को ठोकने से आपकी एक साइड की हेडलाइट फूट गई। अब कायदे से रियल में क्या होना चाहिए कि जो इंश्योरेंस, जो डैमेज आपको एक्सीडेंट के कारण हुआ है, वो डैमेज के पैसे इंश्योरेंस कंपनी देनी चाहिए। बट लोग क्या करते हैं, दूसरी हेडलाइट भी फोड़ देते हैं कि हमने डिवाइडर को नहीं ठोका, हमने सामने किसी बड़ी चीज पड़ी थी, पत्थर था, उसको ठोक दिया। बड़े पत्थर को ठोकने से हमारी ये साइड की हेडलाइट भी फूट गई और ये साइड की फूट गई। ठीक है, कोई बात नहीं। तो पीछे के बम्पर भी हमारे समझ लो ठुके हुए हैं, पीछे के जो बम्पर है वो भी डैमेज्ड है। अब मैं चाह रहा हूं इंश्योरेंस में सब हो रहा है तो वो भी काम करवा लूं, इंश्योरेंस कंपनी पैसे देंगी, तो फिर पीछे के बम्पर कैसे फूटे? तो क्या हमने सामने वो पत्थर को ठोका ना, पीछे से एक कार आई, उसने हमको ठोक दिया, हमारी गाड़ी को डैमेज कर दिया। तो इंश्योरेंस में जब भी क्लेम करते हैं ना, तो एक कहानी बनानी पड़ती है, मालूम है आपको? एक पूरी कहानी बनानी पड़ती है, और वो इंश्योरेंस एजेंट जो भी सर्वेयर आता है, लॉस असेसर, उसको 500 रुपए दे दो, बाकी कुछ भी मत करो, आपका काम हो जाएगा। और इसके अंदर जो आपकी गाड़ी ठीक करता है ना, द सर्विस वर्कशॉप, उनको बहुत मजा आता है। वो क्या करते हैं पता है? ये भी बदल दो सर, वो भी बदल दो, लेबर चार्जेस इतने ज्यादा लगाते हैं जिसकी हद नहीं। क्योंकि आप तो देखोगे नहीं लेबर चार्जेस, क्योंकि आपको तो बेयर नहीं करना है, बेयर किसको करना है? इंश्योरेंस कंपनी। आप क्या बोलोगे? सब बदल दो जितना बदल सकते हो, यस और नो। अब ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी को खर्चा ज्यादा आएगा, तो अगले साल वो प्रीमियम बढ़ाएगा कि कम करेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा, लोग ऐसे ही करते रहे, तो प्रीमियम बढ़ाएगा। तो ये प्रीमियम जो बढ़ा है, ये सब पे एप्लीकेबल होगा कि सिर्फ आप पे एप्लीकेबल होगा? जनरल हर आदमी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मेडिकल इंश्योरेंस में भी वैसा ही होता है। अगर आपका इंश्योरेंस 5 लाख तक का है ना, तो हॉस्पिटल वाले क्या करेंगे? बराबर 4.5 लाख तक बिल लाके छोड़ देंगे। 10 लाख का है ना, तो क्या करेंगे? 9 लाख तक बिल लाके छोड़ देंगे। और आप बोलोगे हमारा मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है,
तो कुछ नहीं, आपको नॉर्मल रूम में रख देंगे या 3-4 दिन में छुट्टी दे देंगे। और अगर आप बोलोगे हमारा मेडिकल इंश्योरेंस है, तो आपको जो सबसे महंगा रूम रहेगा ना उसमें रखेंगे, जबरदस्ती जो टेस्ट की जरूरत नहीं है वो भी टेस्ट करेंगे, या रादर नहीं भी करेंगे, और आपको 10-15 दिन तक बढ़िया हॉस्पिटल में बराबर बिल ला के छोड़ देंगे। और आप लोग भी कुछ करोगे क्या? मेरा क्या जा रहा, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी बेयर कर रही। लेकिन ऐसे केसेस में आपकी ये जो बोलते आप लोग अगर जागरूक नहीं रहते हो, हिंदी में ऐसा ही बोलते हैं, जागरूक नहीं रहते, तो उसका खामियाजा दूसरे लोगों को भी भुगतना पड़ता है। क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी नेक्स्ट ईयर क्या करेंगी, प्रीमियम बढ़ा देंगी, और प्रीमियम बढ़ेगा तो वो सब लोगों पे एप्लीकेबल एक सरीका होगा, बराबर है। तो सब लोगों को फर्क पड़ता है, बायर सेलर को तो पड़ता ही है, प्लस जनरल पब्लिक को भी पड़ता है। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, मतलब एक आदमी को ज्यादा इंफॉर्मेशन है, दूसरे आदमी को कम है। सिमेट्रिक वर्ड का मतलब सेम, असिमेट्रिक मतलब एक के पास ज्यादा एक के पास कम, ठीक है। asymmetric information is where there is imbalance in information between buyer and seller. When the buyer knows more than seller, that is trader having insider information, or when seller knows more than buyer. जैसे मान लीजिए सेकेंड हैंड कार बेचा जा रहा है, मैं सेलर हूं, मैं मेरी कार है सेकेंड हैंड बेच रहा, तो मुझे ज्यादा मालूम है इस कार के बारे में कि उस बायर को ज्यादा मालूम है? ऑब्वियसली मुझे ज्यादा मालूम है, ठीक है। This imbalance can deteriorate choices. Low quality goods can drive high quality goods out of the market. Low quality goods can drive high quality goods. High quality goods यानी जिसको ज्यादा मालूम है वो पहले high quality goods उठा लेगा, और low quality goods मार्केट में रह जाएंगे। इसका एग्जांपल आगे देखिए, एडवर्स सिलेक्शन में। एडवर्स सिलेक्शन मतलब अगर असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, यानी एक आदमी को ज्यादा मालूम है एक आदमी को मालूम ही नहीं है, तो सीधी सी बात है जिसको ज्यादा मालूम है वो सामने वाले को टोपी पहनाएगा, टोपी पहनाएगा यानी लो क्वालिटी गुड्स चिपकाएगा, हाँ कि ना? ऐसा होता है जनरली सेकंड हैंड कार्स के अंदर या सेकंड हैंड व्हीकल्स की जो डीलिंग होती है उसके अंदर। मुझे कार का पूरा नॉलेज है, लेकिन हर आदमी को कार का नॉलेज रहता क्या? नहीं। तो मुझे नॉलेज है तो मैं क्या करता हूँ, जो अच्छी क्वालिटी की कार्स आती है उनको खुद रख लेता हूँ, और जो खराब क्वालिटी की कार्स रहती है उनको मार्केट में मेरे दुकान पे सजा के रख देता हूँ, और कस्टमर को क्या बोलता हूँ, यही अच्छी क्वालिटी की कार है। और एक आदि कस्टमर कोई होशियार ज्यादा आ जाता है तो उसको फिर अच्छी क्वालिटी की दिखा दूंगा, लेकिन हर आदमी को उतनी अकल रहेगी क्या? 100 में से 90 लोग तो बेवकूफी आने वाले हैं ना। इसलिए कई बार लोग क्या करते हैं, अपने मैकेनिक को दिखाते हैं कार। याद है, एक मैकेनिक लेके आते हैं सेकेंड हैंड कार चेक करने के लिए, तू चेक कर ले बराबर है कि नहीं। अब वो मैकेनिक को सिर्फ 500 रुपए या 1000 रुपए दे दो, वो मैकेनिक भी बोल देंगे हाँ बहुत बढ़िया कार है सर ले लो, हाँ कि ना? क्योंकि मैं कार अगर जो परचेज करेगा रिपेयर होने के लिए तो उसी मैकेनिक के पास आएंगी, उसमें मैकेनिक का भी फायदा है, यस और नो। इसलिए ये सब चीजें बहुत बड़े लेवल पे चलती है। अब इसका एग्जांपल भी यही लिखा है मैंने यहाँ पे। इन केस ऑफ यूज्ड कार, द कार ओनर या सेलर नोज मोर अबाउट द क्वालिटी ऑफ कार देन अदर्स। द बायर विलिंगनेस टू पे फॉर एनी पर्टिकुलर कार विल बेस्ड ऑन एवरेज क्वालिटी ऑफ यूज्ड कार। An unusual poor car is known as lemon in this regard. इसको एक lemon नाम से टर्म दिया गया है। Anyone who sell lemon stands to gain. So the market becomes flooded with lemon. Eventually the market may offer nothing but lemon. The good quality car disappear because they are kept by the owner or sold only to their friends. जो अपने दोस्त भाई है रिश्तेदार है उनको ही देते हैं, बाकी लोगों को वो देते ही नहीं। So buyer accept the hidden problems in item offered for sale, leading to low prices, and the best item is kept off the market. समझ आई ये बात? अब मॉरल हजार्ड क्या होता है, जो मैंने आपको इंश्योरेंस के बारे में बताया ना, इसको बोलते हैं मॉरल हजार्ड। आपके किसी चीज का ध्यान न देने से दूसरे लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। दैट मीन्स आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपकी कार जितनी डैमेज होती है उतना ही इलाज करवाइए, मतलब उतना ही उसको ठीक करवाइए। जबरदस्ती इंश्योरेंस कंपनी से ज्यादा क्लेम ना कीजिए ताकि जनरल लोगों को इसका नुकसान ना हो। लेकिन कोई ऐसा करता क्या? नहीं करता। Moral hazard is an opportunism characterized by an informed person taking advantage of less informed person through an unobserved action. आपकी कार डैमेज हो गई एक एक्सीडेंट के थ्रू, इन्फॉर्म पर्सन कौन है? हम। अनइन्फॉर्म कौन है? वो इंश्योरेंस कंपनी का सर्वेयर, वो अनइन्फॉर्म्ड है, उसने थोड़ी देखा। ऑफ एन अनऑब्जर्वेबल एक्शन, वो एक्शन यानी वो एक्सीडेंट हुआ, किसी ने देखा क्या? नहीं देखा, इसलिए उसको बोलते हैं अनऑब्जर्व्ड एक्शन। अब आप जो कहानी बनाओगे उसको बेचारे को माननी पड़ेगी, यस और नो? मॉरल हजार्ड अकर्स व्हेन देयर इज
Distortion of incentives to take care or to exert efforts when someone else bears the cost of lack of care of or effort. आपको पता है नो क्लेम बोनस मिलता है इंश्योरेंस में, नो क्लेम। तो ये बोनस क्यों दे रही है इंश्योरेंस कंपनी? ताकि अगर छोटा मोटा है तो आप क्लेम मत करो, तो हम आपको, अगर आप क्लेम नहीं करते हो या आप ईमानदार रहते हो तो हम आपको बोनस देंगे, यानी अगले साल आपका प्रीमियम उतने से कम हो जाएगा। Moral hazard occurs when a party whose actions are unobserved can affect the probability or magnitude of payment associated with the event. इंश्योरेंस कंपनी ने वो एक्शन ऑब्जर्व किया था क्या? नहीं किया था, तो इंश्योरेंस कंपनी को ज्यादा पेमेंट करना पड़ सकता है, बिल्कुल करना पड़ सकता है। When someone is protected from paying the full cost of the harmful action, they tend to act irresponsibly, making the harmful consequences more likely. अब आपको पैसे देने पड़ रहे हैं क्या ये कार आपकी रिपेयर के लिए? नहीं, तो आप irresponsibly एक्ट करोगे, हाँ जो बदलना है बदल दो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो इससे क्या होगा? किसको बेयर करना पड़ेगा? इंश्योरेंस कंपनी को। और इंश्योरेंस कंपनी अगर बेयर करेंगी तो अगले साल क्या करेंगी? वो प्रीमियम बढ़ा देगी, तो प्रीमियम का खर्चा किसको बेयर करना पड़ेगा? सबको बेयर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल वही इंश्योरेंस का दिया हुआ है और हेल्थ केयर का दिया हुआ है। इंश्योर्ड कस्टमर आर लाइकली टू टेक ग्रेटर रिस्क knowing that the claim will be paid for by the insurance company. A person cares less about doctor charging excessive fees or using inefficient and costly procedures such as part of his health care, since the costs are paid by the insurance company. These causes insurance premium to rise for all person, sending many potential customer out of the market. अब इंश्योरेंस प्रीमियम अगर महंगा होगा तो कई लोग इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे, और नहीं करवाएंगे तो बेचारों का नुकसान होगा कि नहीं होगा? यस और नो? हेल्थ केयर इंश्योरेंस जरूरी है कि नहीं है? इसलिए गवर्नमेंट ने आयुष्मान स्कीम लेके आए ताकि बहुत नॉमिनल 100 रुपए के अंदर आपका 5 लाख का इंश्योरेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन किसका? बीपीएल कार्ड होल्डर्स का। चलिए अब हम तीसरे यूनिट पे आते हैं। तीसरा यूनिट है आपका मार्केट फेलियर। पूरा नहीं पढ़ाऊंगा ये, आज आपका सिर्फ बेस बना देता हूं और कल हम आएंगे इसके ऊपर। याद है हमने एक दिन पहले ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ऐसा ही कुछ तो भी, और मैंने आपको बोला था गवर्नमेंट नहीं है। अब इसमें हम आएंगे, गवर्नमेंट को डालेंगे, गवर्नमेंट आता है तो क्या होता है। ठीक है, चलिए उसके पहले हम लोग कुछ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, चैप्टर का ही नाम है। ये यूनिट 5 हेडिंग में डिवाइडेड है। मिनिमाइज मार्केट पावर, करेक्ट एक्सटर्नलिटी, मेरिट गुड्स क्या होते हैं और डिमेरिट क्या होते हैं, करेक्टिंग इंफॉर्मेशन फेलियर और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 5 चीजें हमको पढ़ना है, लेकिन हम आज इतनी नहीं पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बारे में थोड़ा सा बेसिक आपको बताऊंगा। गवर्नमेंट इंटरवेंशन डायरेक्ट रहता है कि इनडायरेक्ट रहता है कि दोनों रहता? दोनों। गवर्नमेंट में डायरेक्टली अफेक्ट और इनडायरेक्टली अफेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट कैसे? या तो खुद ही सप्लायर बन जाइए या तो खुद ही बायर बन जाइए, और इनडायरेक्टली टैक्स सब्सिडीज टू रिड्यूस द इंक्रीज कॉस्ट और रेगुलेशन और इन्फ्लुएंस। ठीक है, अभी हम पूरी बात नहीं करेंगे, पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू मिनिमाइज मार्केट पावर। मार्केट पावर यानी किसकी? प्रोड्यूसर्स की। उसको रिड्यूस कैसे करना, उससे गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन करेगी, वो चीज हम लोग देखेंगे। देखिए, गवर्नमेंट रेगुलेशंस बनाती है। आपने सुना होगा कंपटीशन बेस्ड रेगुलेशन और प्राइस बेस्ड रेगुलेशन। ये क्या होता है? कंपटीशन बेस्ड रेगुलेशन मतलब, कंपटीशन एक्ट के बारे में सुना है? गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी चीज का फ्रीली कंपटीशन होना चाहिए। अगर फ्रीली कंपटीशन रहेगा, परफेक्ट कंपटीशन रहेगा, तो चीजों के प्राइस कम होंगे और सप्लाई अच्छी रहेगी। लेकिन मान लीजिए कोई आदमी अगर मोनोपोली क्रिएट करता है कोई चीज की, तो फ्री कंपटीशन होगा क्या? नहीं। उसको रोकने के लिए कौन सी एक्ट बनाई है गवर्नमेंट ने? कंपटीशन एक्ट। तो ये रेगुलेशन मेथड हुआ कि सप्लायर बन गई गवर्नमेंट? ये रेगुलेटरी मेथड्स है जो गवर्नमेंट लेती है। ऐसे कई रेगुलेटरी मेथड्स गवर्नमेंट ने लिए। सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड रेगुलेटर, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई बैंक को रेगुलेट करता है, और आईआरडीएआई इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करता है। पढ़ा होगा फाउंडेशन में। कंपटीशन बेस्ड रेगुलेशंस। ठीक है, कंपटीशन बेस्ड रेगुलेशंस के अंदर सच लेजिस्लेशन यानी जो कानून है, ये क्या करते हैं? एम्स एट प्रोहिबिटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉम्बिनेशन एंड कोल्यूशन अमंग प्रोड्यूसर और ट्रेडर विच आर रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड और क्रिएटिंग मोनोपोलीज एंड अवॉइडिंग कंपटीशन। एग्जांपल कंपटीशन एक्ट 2007। ये क्या करती है? ऐसी कोई एग्रीमेंट
जो कंपटीशन को प्रिवेंट कर दे, इनको रोकती है। देखिए कंपटीशन प्रिवेंट होगा तो क्या होगा, चीजों के प्राइस बढ़ जाएंगे। मैं ये हल्दीराम का एग्जांपल देता हूं। अगर हल्दीराम को मैं जाके 1,000 करोड़ रुपए दे दूं कि भैया दिवाली से लेके 2 महीने तक आप मिठाई की अपनी सारी दुकान बंद कर दो, हल्दीराम के पास जाके बोलता हूँ आप कितना कमा लेते हो, भैया मैं 1,000 करोड़ रुपए कमाता हूँ पूरे दिवाली के 3 महीने के या 2 महीने के सीजन में, और मैं बोलता हूँ ये पकड़ो 1,000 करोड़ रुपए और 3 महीने के लिए अपने सारे आउटलेट बंद कर दो और मिठाई बनाना बंद कर दो, और हल्दीराम मेरी बात मान भी जाता है, तो क्या होगा, मैं उसके सामने अपनी दुकानें खोल दूंगा मिठाई की। तो आप लोग हल्दीराम की दुकान से मिठाई लेना प्रेफर करते हो, लेकिन उसकी दुकान बंद है, तो दिवाली बिना मिठाई के बनाओगे कि मेरी दुकान से ले लोगे? तो सीधी सी बात है, मैं मिठाई महंगी दूंगा कि सस्ती दूंगा? क्यों? क्योंकि मैंने 1,000 करोड़ हल्दीराम को भी तो पे किए हैं, वो किससे वसूल होगा? आप लोगों से। तो ऐसे में क्या होगा, किसको खामियाजा भुगतना पड़ा? जनरल पब्लिक को। तो गवर्नमेंट क्या करती है ऐसे में, जो इस टाइप के डीड्स है प्रिवेंटिंग कंपटीशन, इसको ध्यान रखती है, मतलब ध्यान रखती है यानी ये सब चीजें वॉइड रहती है कंपटीशन एक्ट के अंडर, ठीक है। कॉन्ट्ररी, अब हर चीज के अंदर कंपटीशन अवॉइड करेंगे क्या, कि किसी चीज के अंदर भैया लोगों को पेटेंट भी देना पड़ेगा? आपने सुना पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब के बारे में सुना है? इसका मतलब क्या होता है, किसी आदमी ने अगर कोई चीज रिसर्च की है या कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कोई इनोवेशन किया है, तो उसको उस चीज का पेटेंट दिया जाता है, तो फिर वो मनमाना प्राइस चार्ज करता है कि नहीं करता है? तो एक हाथ से गवर्नमेंट बोल रही है कंपटीशन फ्रीली होना चाहिए, लेकिन दूसरे हाथ से पेटेंट लॉ बनाए हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाते हैं। क्यों? ताकि आपने जो इन्वेंशन किया है इसकी आपको भरपूर कीमत मिल सके। मिलती कि नहीं मिलती? तो ऐसा क्यों जरूरी है? अगर हम लोगों को, जो लोग इनोवेशन करते हैं, जो लोग नए एक्सपेरिमेंट करते हैं और सक्सेस होते हैं, अगर हम इनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क नहीं देंगे तो अगले बार से ये लोग इनोवेशन करेंगे क्या? तो इनोवेशन भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो कंट्री के लिए बहुत जरूरी है, यस और नो? तो इसीलिए इनोवेशन भी होना चाहिए। तो गवर्नमेंट एक लॉ से क्या करती है, मोनोपोली कम कर रही है, दूसरे लॉ से मोनोपोली दे भी रही है, ठीक है। बैलेंस करते हुए चलना पड़ेगा। चलिए, प्राइस बेस्ड रेगुलेशन क्या होते हैं? आपने सुना होगा हार्ट का जो स्टंट आता है, एंजियोप्लास्ट होता है तो एक स्टंट डलता है हार्ट के अंदर, वो स्टंट लाखों रुपए का आता था। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रेगुलेशन लगा दिया कि 7,000 रुपए से ज्यादा ये स्टंट नहीं रहेगा। तो ये कौन सा रेगुलेशन हो गया? प्राइस बेस्ड। जो भी असेंशियल कमोडिटीज है उसके ऊपर प्राइस का रेगुलेशन लगाया जाता है कि प्राइवेट वाले इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाईज एक्सेट्रा। स्टंट का एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इससे ज्यादा प्राइस आप चार्ज नहीं कर सकते। Sometimes government agency determines the acceptable price so as to ensure the fair rate of return, that is rate of return regulation. Rate of return मतलब प्रोड्यूसर को भी सप्लाई किया, प्रोड्यूसर को भी प्रोटेक्ट करना है कि भैया आप इतना प्राइस चार्ज करो, इतना रिटर्न आप चार्ज कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि फेयर रिटर्न उनको ही मिलना चाहिए ना। अगर उनका बिजनेस प्रॉफिट में नहीं रहेगा तो वो भी अगले बार से प्रोड्यूस करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अब हम आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट एक्सटर्नलिटीज। हमने वो एक्सटर्नलिटी के बारे में पढ़ा था। हमने उस वक्त क्या अज्यूम किया था? कौन सी एक्सटर्नलिटी? पोल्यूशन हमने सोचा था। उस वक्त हमने क्या बोला था? गवर्नमेंट है कि नहीं है? याद है ये? गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट नहीं है मतलब लोग क्या करेंगे? लोग क्या करेंगे? यहीं पे ऑपरेट करेंगे, ये प्राइस में देंगे और ये क्वांटिटी बनाएंगे, हाँ कि ना? लेकिन रियल में क्या करना चाहिए? ये क्वांटिटी बनानी चाहिए और ये प्राइस चार्ज करना चाहिए। और फिर भी अगर आपको ये क्वांटिटी बनानी ही है तो ये प्राइस चार्ज करो, हाँ कि ना? ये गवर्नमेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट रहेगी तो क्या होगा? गवर्नमेंट रहेगी तो क्या होगा? देखते हैं क्या होगा। तो हमने यहाँ पे सिंपल प्रॉब्लम्स, मतलब सिंपल टर्म्स में ये चीज समझाई है, और पोल्यूशन को हमने एक्सटर्नलिटी का एग्जाम्पल, एज ए एग्जाम्पल हम पकड़ रहे हैं। In layman terms, externality means problems that market produce. It can be negative और positive. बताया था आपको दो एक्सटर्नलिटी रहती है, either positive और negative. तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी के लिए गवर्नमेंट क्या करेंगी और नेगेटिव के लिए क्या करेंगी? नेगेटिव के लिए उसके ऊपर चार्जेस लगाएंगे ताकि वो चीजें महंगी हो। तो पॉजिटिव के लिए क्या करेंगी? चार्जेस कम करने की कोशिश करेंगी ताकि ये चीजें बहुत मिले, मतलब सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगी। तो आज सिर्फ मैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटी की बात करूंगा, पॉजिटिव की बात नहीं करूंगा, ठीक है।
First, we shall examine how government regulation can deal with inefficiency that arise from negative externality. Since the most common referred negative externality is pollution, we can take it as an example in our discussion. हम pollution को लेंगे. अब बताइए, दो तरह के कंट्रोल रहते हैं. एक रहते हैं डायरेक्ट कंट्रोल to regulate the actions those involving generating negative externality, और दूसरा रहता है मार्केट बेस्ड पॉलिसी. These are two approaches, एक है environmental tax, एक cap and trade. हम ये दो approaches में से एक अप्रोच आज स्टार्ट करेंगे और एक अप्रोच आज स्टार्ट नहीं करेंगे. ठीक है, पहले डायरेक्ट कंट्रोल की बात कर लेते हैं. डायरेक्ट कंट्रोल मतलब क्या होगा? सीधा डायरेक्टली कंट्रोल कर देना. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग मूवी देखने जाते हैं तो उसके अंदर एक एडवर्टीजमेंट आती, स्मोकिंग. पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग को क्या किया गवर्नमेंट ने? डायरेक्टली कंट्रोल कर दिया. कैसे? अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग करते हुए पाए गए तो आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा. दैट मीन्स यू कैन नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस, नो स्मोकिंग एरिया, ऐसा लिखा रहता ना. और कई बार एयरपोर्ट पे भी स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट पे एक स्पेशल केबिन रहते हैं जिनको स्मोकिंग जोन जिसको बोलते हैं, जिसमें स्मोक करना है वो केबिन में चले जाओ. वहां बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, पीते रहते हैं सिगरेट. ठीक है, लेडीज भी रहती है. हाँ सच्ची, लेडीज भी रहती है. क्या? नहीं, ज्यादा नहीं रहती, लेडीज कम रहती, 3-4 लेडीज रहती, 10-15 जेंट्स रहते स्मोक करते हुए. चलो जाने दो ना, अपने क्या करना. डायरेक्ट कंट्रोल्स. हाँ, आपको लगता क्या? आपको जो लगता हो इमेजिन कर लो. कभी देखा क्या किसी ने मुझे स्मोक करते हुए? तो फिर आप कैसे बोल सकते हो? हाँ, किसी चीज का नॉलेज होना मतलब वो चीज यूज करना ऐसा जरूरी नहीं है. नॉलेज बहुत चीजों का रहता है. मतलब वो काम करते क्या हम? मुझे स्टॉक मार्केट का बहुत नॉलेज है, लेकिन मैंने आज तक एक भी शेयर नहीं खरीदा. मेरी मर्जी, मुझे नहीं करना वहां इन्वेस्ट. मुझे शेयर में इन्वेस्ट करना बेवकूफी लगती है. ये जो शेयर मार्केट है, ये लीगलाइज्ड गैम्बलिंग है. मालूम है आपको? इट इज द गैम्बलिंग. आपको मालूम है वो कंपनी प्रॉफिट में कि लॉस में? क्या बुक्स ऑफ अकाउंट सही रहते? पक्की बात है. ऑडिटर ने साइन कर दिया मतलब सही हो गए क्या? नहीं. आप खुद ही बोल रहे हैं वो कंपनी को प्रॉफिट है, ये सही है क्या? नहीं. तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हो ना. आपने जाके देखा क्या वो कंपनी को बिजनेस हुआ क्या? वो कंपनी ने बिजनेस किया क्या? सही में इतना प्रॉफिट हुआ क्या? आपने जाके देखा क्या? तो इसका मतलब आप अंधेरे में तीर चला रहे कि नहीं चला रहे? तीर सही लगा तो ठीक है. आधे बेवकूफों को लगता कि मार्केट बढ़ने वाला है, आधे बेवकूफों को लगता कि मार्केट कम होने वाला है. जिसका तुक्का सही बैठ गया. एक आदमी को अगर लॉस होता है तो इक्विवेलेंट प्रॉफिट दूसरे को होता है स्टॉक मार्केट में. सिंपल. लीगलाइज गैम्बलिंग. लगा सकते पैसा, ऐसा नहीं है. स्टॉक मार्केट आपकी इच्छा, ऐसा नहीं है. लेकिन मुझे ठीक नहीं लगता तो मैं नहीं लगाता. ठीक है, चलिए जाने दो ना. शशांक सर पढ़ाते ना आपको? पढ़ाए थे क्या? उनसे पूछना कभी. वो बेचारे थोड़ा लॉस करके बैठे हैं, वो आपको अच्छे से दुखड़ा गाएंगे. नहीं, मैंने लॉस नहीं किया कभी. मैंने लगाया ही नहीं तो लॉस कहां से? शशांक सर को लॉस हुआ थोड़ा, तो अच्छे से बता पाएंगे वो. लेकिन वो बोलते हैं ना, कोई आदमी अगर गैम्बलिंग करता है तो वो बढ़ते जाता है. वो ये उम्मीद में करता है कि आज हारा हूं तो कल जीतूंगा, और वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है. तो वही स्टॉक मार्केट. चलो आज हार गया तो कल कमा लूंगा. ऐसे. आप लोगों का सवाल है मेरे पास, म्यूचुअल फंड का क्या करना, बताऊंगा किसी दिन. ठीक है, किसी दिन यानी 1-2 लेक्चर बाद. ध्यान दे एक बार. डायरेक्ट कंट्रोल प्रोहिबिट्स स्पेसिफिक एक्टिविटीज दैट एक्सप्लिसिटली क्रिएट नेगेटिव एक्सटर्नलिटी. कुछ ऐसी चीजें जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट करती है उसको बैन कर दो. फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन, use and sale of many commodities and services are prohibited in our country. Smoking is completely banned in many public places. Second, government may pass laws to alleviate the side effects of negative externalities. Government stipulated environmental standards, rules and regulations that protect the environment by specifying actions by producer and consumer. For example, India has enacted the Environmental Protection Act 1986. आप कोई भी झाड़ काट सकते हो क्या रास्ते में? अगर आपने ऐसा किया तो आपको पुलिस आके अरेस्ट करके चली जाएंगी. तो ऐसे में लोग कोई भी झाड़ काटेंगे क्या? नहीं. जो भी झाड़ काटते हैं वो इलीगली काटते हैं. और लीगली अगर आपको काटना है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा पुलिस से या एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट से कि भैया ये और क्या प्रॉब्लम है आपकी, ये झाड़ आप क्यों काटना चाह रहे हो. अगर आप परमिशन लेके काटते हो तो इट इज लीगल, लेकिन अगर आप इलीगली काट रहे हो तो आपको अंदर कर लिया जाएगा.
आई बात समझ में? क्यों किया गवर्नमेंट ने? एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट, हाँ ध्यान दो, गवर्नमेंट मे थ्रू रेगुलेशन फिक्स एमिशन स्टैंडर्ड विच इज अ लीगल लिमिट। हाँ, आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले टू व्हीलर बहुत सस्ते मिलने लग गए थे एक ही दिन के लिए, 20-25 हजार रुपए कम हो गए थे एकदम से। क्यों? BS3 इंजन को गवर्नमेंट ने मिडनाइट से बैन कर दिया था और BS4 इंजन अगले दिन से अलाउ कर दिया था। क्यों ये BS3 BS4? BS3 इंजन एमिशन ज्यादा करते थे, BS4 इंजन एमिशन कम कर देते। एक दिन में गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिया, तो बच्चे लोगों को क्या करना पड़ेगा? अब जो होंडा कंपनी या हीरो होंडा कंपनी, उनको क्या करना पड़ेगा? जितने भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुए इनको आज ही रजिस्ट्रेशन करा दो और सस्ते में बेच दो। और कल से क्या करेंगे? BS4 इंजन वाले जो भी स्कूटर्स है, मोपेड्स है, वो निकालना स्टार्ट किया। तो ये कौन से स्टैंडर्ड्स हो गए? एमिशन स्टैंडर्ड्स, which is a legal limit on how much a pollutant a firm can emit. If the firm exceeds the limit, it can invite monetary penalties or criminal liabilities, and firm have to install pollution control equipment, etc., etc. बहुत सारी चीजें रहती। Another method is to charge an emission fee, which is levied on each unit of the firm's emission. आप जितना emit करोगे उतनी फीस आपको लगेंगी। ये हम आगे देखने वाले हैं। थक गए क्या? पक्का? तो चलिए, ग्राफ आज नहीं लेता हूं क्योंकि ग्राफ लूंगा तो आपको टाइम ज्यादा हो जाएगा। सिर्फ 2 मिनट और पढ़ाता हूं, 2 मिनट ज्यादा, लेकिन 2 मिनट ध्यान से सुन लो, मेहरबानी करके, ठीक है? वैसे भी आज बहुत ज्यादा हो गया। सब कुछ थ्योरेटिकल था ना, प्रैक्टिकल कुछ था नहीं। अब कल मजा आएगा, कल सब ग्राफ ही ग्राफ है। गवर्नमेंट, प्लीज ध्यान दो, गवर्नमेंट में ऑल्सो फॉर्म स्पेशल बॉडीज और बोर्ड्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। आपको मालूम है इंडिया में बहुत सारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है स्टेट गवर्नमेंट के। जैसे महाराष्ट्र में है MPCB, महाराष्ट्र स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये क्या करता है? अगर कोई भी इंडस्ट्री आपको डालनी है तो सबसे पहले इनका NOC आपको लेना पड़ेगा। NOC लेना मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये NOC कैसे देंगे? कि आप पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगा रहे कि नहीं लगा रहे, आपके फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलने वाला उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करने वाले, मतलब ये सारी चीज़ों का ये ध्यान रखेंगे कि आपने जो भी स्टैंडर्ड से अपनी फैक्ट्री लगाई है पोल्यूशन कम से कम होना चाहिए। और एक फिक्स पैसा आपसे लिया जाएगा, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, लाखों रुपए भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री कि कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा पोल्यूशन करती, कौन सी कम। तो ये पैसे क्यों लेते? आप पोल्यूशन करोगे तो उसके पहले आपसे एक फिक्स चार्ज ले लिया जाता है और वो पैसे से गवर्नमेंट क्या करेंगी? ट्रीज उगाएंगी, एनवायरनमेंट को सेफ रखने की कोशिश करेंगी, ठीक है? तो अब आते हैं हम मार्केट बेस्ड पॉलिसी पे, टू कंट्रोल नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। इसको इनडायरेक्ट कंट्रोल बोलते हैं। इसमें हमको 2 अप्रोच पढ़नी है। एक अप्रोच है एनवायरमेंटल टैक्स अप्रोच या पोल्यूशन टैक्स या पिगोवियन टैक्स। ये AC पिगो ने सजेस्ट किया था, सुना होगा पिगो का नाम। AC पिगो ने सजेस्ट किया था, इसीलिए इसको पिगोवियन टैक्स बोलते हैं। ये टैक्स लगाने का पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। इसका मतलब अब कौन इंटरवीन करेगा मार्केट में? गवर्नमेंट इंटरवीन करेंगी। जो हमने ग्राफ पढ़ा था उसके अंदर सिर्फ एक लाइन ऐड करनी है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होने से क्या होगा, सिंपल। और सेकेंड है कैप एंड ट्रेड। कैप एंड ट्रेड क्या होता है ये तो बाद में देखेंगे। तो ये ग्राफ अभी पढ़ाऊँ कि नहीं पढ़ाऊँ? पढ़ा दूँ? ज्यादा हो जाएगा, बहुत लंबा है ये, यहां तक जाना पड़ेगा, मतलब यहां तक आना पड़ेगा, ठीक है? चलो जाने दो, जल्दी छोड़ देता आज। आप भी क्या याद करोगे? ठीक है, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। एंड कल अब अप्रोच क्लास है, कल संडे भी क्लास है। हाँ, आपको 2 संडे छुट्टी दे दी मैंने, मतलब 2 छुट्टी दे दिया ना, 2 संडे कवर हो गए, ठीक है? आदत है, मालूम है मुझे, 6 महीने से वही काम कर रहे हैं, ठीक है? तो कल हम लोग इस पे आएंगे गवर्नमेंट इंटरवेंशन से, ठीक है? चलिए बाय।